आज के समय में क्या पॉसिबल है कि हम एक गुणवान बच्चे की उत्पत्ति कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो आपको बेटा ही होगा, इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो बेटी ही होगी। होने वाले माता व पिता के मिलन से गर्भ को धारण करना ये पहला संस्कार। तो एक संस्कारी बच्चे की परिभाषा क्या होती है? बच्चा पैदा करना ये विवाह का सबसे पहला उद्देश्य है। आजकल देखें तो 30-32 लोगों को भी मतलब नेचुरली तो हो ही नहीं रहा है, मतलब कंसीव करने के लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ती है। 30 या 32 साल तो बहुत है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपने स्ट्रेस से भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। और एक बार कंसीव हो गया उसके बाद उनको सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल के साथ में गर्भाधान नहीं हो सकता। पहले ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे आप वायलेंस देख रहे हो, वहाँ पे आप एग्रेशन देख रहे हो, वहाँ पे आप गाली गलौज देख रहे हो, वहाँ पे आप मर्डर और रेप देख रहे हो, है ना, वहाँ पे आप सेक्सुअल प्रोवोकेशन देख रहे हो, वहाँ पे आप जेलसी देख रहे हो, और आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये तो एंटरटेनमेंट हो गया, अब हमको बच्चा चाहिए, तो ऐसे वातावरण में कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। इन सैनिटरी पैड्स का चलन बढ़ा है, तब से समाज की फर्टिलिटी कम हुई है। यदि कोई महिला जानना चाहती है कि मासिक धर्म मेरा सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो उसकी एक कुंजी ये हो सकती है कि उसका मासिक अमावस्या के आसपास में आना चाहिए। दूसरा हमने तो इतने तक देखा है कि डिलीवरी होने से पहले आधे घंटे तक तो वो लेडी जो है ना वो खेत में काम भी कर रही है। मैंने अपने खुद के घर पे देखा। बच्चा पैदा होते ही माता पिता दोनों दे ना सकते हैं। आपके जीवन में नम्रता आती है, आपके जीवन में त्याग आता है, आपके जीवन में सब कुछ आता है जब आपके जीवन में बात। तो जी का क्वेश्चन है कि अगर मेरे को गोरा और बुद्धिमान बच्चा पैदा करना है तो किस टाइम सही रहेगा? नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते। आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो एक गर्भधारण संस्कार क्या होता है उस पर रहेगा, और एक गुणवान पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति कैसे कर सकता है एक इंसान, उसके बारे में रहेगा। और अंत में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे ऑडियंस ने पूछे वो हम आपसे पूछेंगे जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के समय में क्या पॉसिबल है कि हम एक गुणवान बच्चे की उत्पत्ति कर सकते हैं अपनी मर्जी से? बिल्कुल संभव है कि कैसे बच्चे हमें चाहिए। हमारे यहाँ पर एक कश्यप ऋषि के द्वारा लिखा गया एक अतिजनन शास्त्र हुआ करता था। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां बताई जाती है, दिति और अदिति, जिनसे देवता और दानव दोनों ही पैदा हुए। तो कहा जाता है कि उन्होंने इस विषय के ऊपर काफ़ी कुछ शोध किया था, काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। हालांकि मूल अधिजनन शास्त्र तो अभी अवेलेबल है कि नहीं है हमें तो जानकारी नहीं, लेकिन उस विषय के ऊपर कई लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो आज भी उपलब्ध है। और हमने कुछ ऐसी किताबों को थोड़ा बहुत पढ़ा था, और उसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि क्या क्या करने से, मतलब यहाँ तक लिखा गया है कि इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो आपको बेटा ही होगा, इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो बेटी ही होगी। यहाँ तक भी बताया गया है कि इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो होने वाली बेटी की भविष्य में कोई संतान नहीं होगी। बताया जाता है कि यदि इस दिन गर्भधारण होता है तो होने वाला बेटा जो है वो सन्यासी हो जाएगा। बताया जाता है कि इस दिन यदि गर्भधारण होता है तो होने वाली जो संतान है वो बहुत धनिक होगी। तो ये सारी बातें बताई गई है, लेकिन इसका ये नहीं कि बस उस दिन गर्भधारण हो गया तो बाकी सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड विस्तृत विज्ञान रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन किसी को जानकारी ना होने के कारण उस विषय के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो एक संस्कारी बच्चे की परिभाषा क्या होती है? किसको हम बोल सकते हैं कि ये गुणवान गुण रहित बच्चा? मेरे ख्याल से पहले तो संस्कार के ऊपर हम बात करें कि संस्कार किसे कहते हैं। जो 16 संस्कार हैं हमारे, तो मूल रूप से हमारे यहाँ पर जो 16 संस्कार बोला जाता है, पहले तो ये समझ ले कि संस्कार क्या है। कि जैसे किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन के दरमियान अलग अलग काम होते हैं, लेकिन अगर उस काम में एक दिशा नहीं है तो वो दिशाहीन हो जाता है, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से मुड़ने की कोशिश करता है। तो उसको उसी दिशा में, जो हमारे समाज में अपेक्षित दिशा है, उस दिशा में किसी भी व्यक्ति को रखने के लिए संस्कार होते हैं। तो हमें अपनी जगह पर, अपने स्थान पर अपना कर्तव्य क्या निभाना है, उसके विचार से संस्कार को प्रस्तापित किया गया है। तो संस्कारित करना मतलब क्या? जैसे हम एक उदाहरण ले, अगर हम दही में से छाछ बना रहे हैं, तो दही में से छाछ बनाने की जो प्रक्रिया है, मथने की जो प्रक्रिया है, उसको संस्कार बोलेंगे। हमारे खाने में भी ये है कि हम अगर खाना पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, तो जब छोका लगाते हैं ना, उसको हम संस्कारित करना, मतलब हमारे भोजन को संस्कारित करना, कच्चा नहीं खाना है या इस तरह से पका के खाना है, उसकी पद्धति होती है।
तो वो पद्धति को हम संस्कार बोलते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी संस्कार का महत्व है। तो बच्चा जब पैदा होने से पहले ही कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए और उसकी माँ और उसके पिताजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो षोडश संस्कार की बात कही जाती है हमारे यहाँ पर, वैसे तो विस्तार से देखा जाए तो कहा जाता है कि 49 संस्कार होते हैं, सिर्फ 16 नहीं होते हैं, लेकिन 16 प्रमुख है, इसलिए बात केवल 16 की होती है। मतलब कभी तो ये होता था कि घरों में सारे के सारे 49 संस्कारों का पालन होता था, वो नहीं कर सकते तो कम से कम 16 कर लीजिए, और 16 भी नहीं कर सकते हैं तो पता नहीं 3-4 तो कर लीजिए, होने की बात रहती है, वैसा वाला है। तो जन्म तक के 4 संस्कार है, 16 में से जो प्रमुख षोडश संस्कार है उसमें से 4 तो जन्म तक के हैं। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब होने वाले माता और पिता के मिलन से गर्भ को धारण करना, ये पहला संस्कार है। दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये दोनों जो संस्कार है वो गर्भावस्था के दौरान हो रहे हैं। वो पहला जो माता है के वो द्वारा गर्भधारण बच्चे के ऊपर संस्कार हो रहे हैं, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, वो दोनों माता के द्वारा बच्चे के ऊपर संस्कार किया जाता है। और उसके बाद होता है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय। तो ये 4 संस्कार, तो उसके बाद में 5वां आता है नामकरण संस्कार। फिर तो कई सारे संस्कार होते हैं जिसमें कर्ण भेदन भी होता है, जिसमें उपनयन चौल क्रिया भी संस्कार, होती है, जिसमें मुंडन होता है, उपनयन होता है, विद्या धारण होता करने है। के लिए विद्यारंभ संस्कार, उसी प्रकार से फिर विवाह संस्कार भी होता है, और सबसे और बाकी भी कई सारे, और अंत में होता है अंतिम संस्कार। मतलब जब आपका देह पंचमहाभूत में विलीन हो रहा है उस समय का। तो ये पूरी की पूरी हमारी एक यात्रा रहती है इस तरह की, ये 16 संस्कारों से। तो सबसे पहला है गर्भाधान, जिसमें माता पिता दोनों के द्वारा गर्भ धारण किया जाता है। लेकिन गर्भाधान संस्कार से पहले भी करने के बहुत सारे काम होते हैं। आपके घर पे मान लीजिए कोई अतिथि आ रहे हैं, मान लीजिए हम आपको फ़ोन करके बोले कि हरिओम जी और प्रियंका जी आपके घर पे हम लोग आ रहे हैं, तो वैसे घर में थोड़ा बहुत कचरा हो तो चल जाता है, लेकिन मेहमान आ रहा है तो फिर हम कचरा थोड़ी साफ सफाई होगी। अच्छा फिर ठीक है, हम आपके घर में आए, आंगन बहुत स्वच्छ है, आके बाहर के कमरे में बैठे थोड़ी देर, फिर लगा कि रात हो रही, विश्राम करना पड़ेगा, तो आपने हमारे लिए कमरे की व्यवस्था की होगी। तो वो कमरा भी तो एकदम साफ किया होगा आपने, पहले घर का आंगन साफ किया, फिर कमरा भी तो साफ किया। तो सब कुछ, जब एक मेहमान 2 दिन के लिए ठहरने के लिए आ रहे हैं उसके लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो जब एक मेहमान 100 साल के लिए ठहरने के लिए आ रहा है आपके परिवार के भीतर, तो उसके लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है माता के गर्भ से, पिता के गर्भ से नहीं। तो अधिक ध्यान माता को ही देना पड़ेगा। आजकल समानता की बड़ी खतरनाक बातें चलती है कि दोनों एक समान, ऐसा नहीं होता है, पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता। तो ये पूरी की पूरी क्रिया में 10% जितना ध्यान पुरुष को स्वयं के ऊपर देना पड़ेगा, 90% माता को देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें उसका तरीके से जीना, संयमित रहना बहुत आवश्यक है। तो माता को सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। तो पूरे शरीर की पहला शुद्धि तो के बाद होता है में कि गर्भ आप की शुद्धि भी करनी पड़ेगी। पहला तो ये होता है कि एक संकल्प होता है कि माता और पिता दोनों की सहमति से और परिवार की सहमति से एक संकल्प को लेना, एक इच्छा व्यक्त करना। तो मैं जानना चाहूँगी कि शादी के बाद ये पहला संस्कार होता है, ठीक है, तो शादी के कितने टाइम बाद ये करना चाहिए? उससे पहले एक सवाल को ले लेते कि शादी कब होनी चाहिए। आज तो देश के कई सारे हिस्सों में ये आम बात हो गई है कि 30, 31, 32 में शादी हो रही है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, मेडिकल वालों में तो खास करके पहले MBBS, फिर MD, फिर DM, फिर पता नहीं क्या क्या, और उसमें एडमिशन नहीं मिला तो 1 साल का ब्रेक, फिर 2 साल का ब्रेक, वो सब करते करते बेचारे 30-31 तक तो पढ़ते रहते हैं, है ना। और पढ़ते पढ़ते बीच में शादी हो जाए तो बाधा आती है, तो ध्यान नहीं रह पाता है। इसलिए तो पहले तो ये देखने वाली बात है। हमारे यहाँ पे तो कहा गया है कि 16-18 साल तो बहुत हो गया, तब तक शादी हो जाया करती थी। आजकल संभव नहीं है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम सभी की हमारी भी शादी 26 साल में हुई थी ना, सभी की 25-26 के आसपास ही होती है, क्योंकि 20 तक तो आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसके बाद में आगे जो भी करना है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे यहाँ संतति जनन का होता है। बच्चा पैदा करना ये विवाह का सबसे पहला उद्देश्य है। किसी के साथ रहना, किसी के साथ जिंदगी बिताना, है ना, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे प्रमुख ये है कि आपको संतति को उत्पन्न करना है। और यदि संतति को उत्पन्न करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी आयु में संतति को उत्पन्न करना है, और जिस आयु में संतति उत्पन्न करना है उसके हिसाब से ये भी तय किया जाएगा कि आपका विवाह कब होगा।
तो कम से कम 25-26 साल तक में तो विवाह हो जाना चाहिए, ओके। है ना। बाकी जीवन में कई सारी चीज़ें होती है, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, लेकिन उसके अनुसार उसको ठीक तरह से देखा जाए। वैसे कब से ये संभव है? तो संभव तब से है कि पुरुष और स्त्री दोनों में जनन करने की क्षमता तो 13-14 साल में आ ही जाती है। ओके। 13-14 साल से लड़कियों के भी पीरियड चालू हो जाते हैं, लड़कों के भी दाढ़ी मूंछ और शारीरिक रूप से पूरा विकास होने लगता है। प्यूबर्टी का तो टाइम। प्यूबर्टी का जो समय है उसके 1-2 साल के बाद में दोनों ही संतति जनन के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है, किंतु मानसिक रूप से नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका अभी स्टूडेंट लाइफ ही जी रहे हैं, दुनिया देखी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो ठीक है और 4-5 साल उसमें बिता लिए जाए तो 15-16 से लेकर के 20-21 तक हो, उसके बाद में हो जाना जरूरी है। और दूसरा ये भी है कि अभी जिस तरह से बहुत सारे रोग शुरू हुए हैं, जिस तरह से पीसीओडी के इश्यूज वगैरह होते हैं, उसमें ये इतना तो मान सकते हैं कि 30 या 32 साल की उम्र तक अगर कंसीव करने की कोशिश हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी की जो हम अभी की स्थिति को देखते सिचुएशन हुए। देख रहे हैं उसमें 30 या 32 साल तो बहुत है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस से भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। नहीं, बट आजकल देखें तो 30-32 लोगों को भी मतलब नेचुरली तो हो ही नहीं रहा है, मतलब कंसीव करने के लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो वो सब का क्या कारण है? क्या वो एज की वजह से है या दूसरा? एज तो है। वैसे हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिसमें कोई एक कपल था जिनको 35-36 या शायद उस आयु में आईवीएफ से एक संतान का जन्म हुआ और 45-46 की आयु में उनको नेचुरली कंसीव हो गया। तो ये जो बातें बताई जाती है कि अगर पहली डिलीवरी आपकी सिजेरियन है तो दूसरी दूसरा नॉर्मल नहीं हो नहीं हो सकता, सकती, लेकिन वो हो कोरा सकता। झूठ। ये बताया जाता है कि पहली संतति आईवीएफ से हुई है तो दूसरी नॉर्मल नहीं हो सकती, कोरा झूठ। ये सब बातों में ना फंसे, पहली बात ये है। तो जब आप जीवन के नियमों को नहीं जानोगे तो फिर आपको किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। आप यदि सही जीवन जियोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है दवाइयों की, यदि वो नहीं जियोगे तो फिर आपको दवाइयों की तो ज़रूरत पड़ेगी। एक कारण जो है आयु का तो है ही है, लेकिन ऐसे भी केस हैं जिसमें 40 के बाद में भी नॉर्मली गर्भधारण होता है, 50 के बाद में भी होता है, लेकिन संभावना आपकी लेकिन- महत्तम तब तक है जब तक आप 30 के अंदर। वो बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं, मतलब उनके लिए भी वो फेस डिफिकल्ट होता है। तो पहला तो ये है कि बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया जाए कि हम गर्भधारण करना चाहते हैं। तो वो एक ऐसा होता है कि टू बी पेरेंट, मतलब हम अगर बच्चे के लिए सोच भी रहे हैं तो वो तब भी से एक संकल्प होता है ना, और वो संकल्प फिर एक योजना में परिवर्तित होता है। और वो है नेचुरल चीज़ कि नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी हमारी पूरे की पूरी तरह से उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस से जुड़ जाता है तो वो बहुत ही बड़ा मतलब नुकसान है बच्चे के लिए और माता के लिए। तो अभी बहुत सारी जगह पर ये माना जाता है कि जैसे ही आप कंसीव करने के लिए कोशिश करना भी शुरू करते हो या एक थॉट भी देते हो तो सीधा पहले डॉक्टर के पास जाना होता है। तो ये अवस्था है, गर्भावस्था जिसको बोलते हैं, वो गर्भ की एक अवस्था है, वो कोई डिसीज नहीं है जिसमें आपको पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये नेचुरली नैसर्गिक तरीके से हो सकता है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई, आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? 2 कारण से जाओगे, या तो आप अबूझ हो, आपको पता नहीं है इसलिए आप किसी के साथ पास जा रहे हो मार्गदर्शन के लिए, या तो आप इसको बीमारी समझ रहे हो। यदि बीमारी समझ रहे हो तो फिर आप अपने बच्चे से प्यार कैसे करोगे, है ना? क्योंकि वो आपके दर्द का कारण बन रहा है, आनंद का कारण नहीं बन रहा है, तो उससे प्रेम कैसे करोगे? तो पहले तो ये मानसिकता को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि आपको जानकारी नहीं है, मार्गदर्शन के लिए जाना है, तो मार्गदर्शन के लिए आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पहले तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि परिवार में ही बड़े बूढ़े होते थे जो बता देते थे। जॉइंट फैमिलीज नहीं है तो ये समस्याएं खड़ी हुई है सबके सामने। और उसमें ये भी हो सकता है कि वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं हो और वो कंसीव हो गया तो उनको वो तो एक क्या? तरह से वो डर जाते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास हाँ। जाते हैं कि हाँ अभी हो गया, अभी क्या करें। अभी क्या करें? तो डॉक्टर वाली बात के ऊपर आने से पहले हम इस बात को एक बार देख लेते हैं कि माता पिता बनने के लिए सबसे पहले तैयारी आपको क्या करनी है ना? तो सबसे पहले तैयारी ये करनी है कि आपको एक तो एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में पूरा प्रेम होना चाहिए। तो ये चीज़ गर्भधारण संस्कार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ओके।
ये उससे पहले की तैयारी है ना, किसी भी संस्कार से पहले की तैयारी है। तो पहले तो ये है कि दोनों की मनोवस्था स्थिर होनी चाहिए। देखिए, आप एक जीव को अपने पेट में स्थान दे रहे हैं 9 महीने के लिए, मतलब वो स्थिर हो रहा है। तो यदि उसको स्थिर होना है तो आपके जीवन में स्थिरता का होना बहुत अनिवार्य है। आजकल ये हो रहा है लोगों में, मतलब मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी एक मित्र से बात हो रही थी, बोल रहा था कि नहीं मेरा काम होता है मुंबई, सुबह फ्लाइट पकड़ता हूँ, मुंबई जाता हूँ, काम निपटाता हूँ, शाम की फ्लाइट पकड़ के वापस। तो ठीक है, ये सब साधन है, लेकिन यदि आप भ्रमणशील जीवन जियोगे तो कोई जीव आपके भीतर स्थायी स्थिर कैसे होगा? तो केवल माता को नहीं, पिता को भी, दोनों को पहले तो जीवन में स्थिरता लाना जरूरी है कि आप अपने घर पर आराम से बैठे। ठीक है, आप काम के लिए जा रहे हो बाहर, लेकिन सुबह समय से जाओ, शाम को समय से आ जाओ, परिवार के साथ समय बिताओ। आपका खाना पीना, सोना उठना, ये सब थोड़ा नियमित करो, व्यवस्थित करो। तो आहार विहार के ऊपर काम करना होता है। जैसे शुद्धि प्रक्रिया होती है शरीर की, तो शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की जरूरत होती है। अगर दोनों का बैलेंस बना, आहार और विहार दोनों अगर ठीक से चल रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर कंज्यूमेंट के लिए कोई भी प्रयोग हो रहे हैं, तो वो बहुत ही लाभदायी है। मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल के साथ में गर्भाधान नहीं हो सकता। पहले ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे आप वायलेंस देख रहे हो, वहाँ पे आप एग्रेशन देख रहे हो, वहाँ पे आप गाली गलौज देख रहे हो, वहाँ पे आप मर्डर और रेप देख रहे हो, है ना, वहाँ पे आप सेक्सुअल प्रोवोकेशन देख रहे हो, वहाँ पे आप जेलसी देख रहे हो, और आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये तो एंटरटेनमेंट हो गया, अब हमको बच्चा चाहिए। तो ऐसे वातावरण में कोई बच्चा नहीं आना चाहेगा। और ये सिर्फ माता के लिए नहीं, ये पिता के लिए भी है, उसको भी ये सब चीज़ों को छोड़ना होगा। केवल आपको सही खाना है ऐसी बात नहीं है, आपका वातावरण पूरा एक वेलकमिंग होना चाहिए, आपका पूरा वातावरण सात्विक होना चाहिए, तब जाके गर्भाधान की संभावना। ऐसा होता है कि किसी भी बीज को अंकुरित करना है, जैसे हमें पौधा उगाना है, किसी बीज को डाल के पौधा उगाना है, तो हम एक तैयारी करते हैं ना उस जगह की, उसमें साफ करते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर बीज डालते हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि हम बच्चे के आने लायक ऐसा वातावरण निर्माण करें। तो ये होता है। ये तैयारी मतलब कितना समय पहले से चालू कर देनी चाहिए? देखिए, कुछ जानकारों से हमने बात की तो उनका तो कहना था कि शिक्षा का प्रारंभ होता है जन्म से 3 साल पहले ना। कुछ लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन विवाह के तुरंत बाद ये बात हो जानी चाहिए कि दोनों को अपने जीवन, ठीक है शादी के बाद में हनीमून हो गया, ये हो गया, 3-4 महीने का थोड़ा आपका रह गया उस तरह से, लेकिन उसके बाद जितना हो सके उतना जल्दी आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू करना चाहिए। अब यदि मुद्दे पे है, फिजिकल उस मुद्दे के ऊपर, तो तैयारी क्या करनी है? तो पुरुष को तो केवल अपना जीवन संयमित करना है, समय से खाना पीना, समय से सोना उठना, बस। स्त्री को क्या करना है? तो सबसे पहला काम ये करना है कि उसको अपने पेट को साफ रखना है, मतलब कब्ज से मुक्त रहना है ना। हमने स्वास्थ्य के ऊपर, बिना दवाई के जीवन के ऊपर एक वीडियो किया, तो बहुत सारी बातें बताई थी उसमें, बाकी और भी जानकारों से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि कब्ज नहीं होना चाहिए, ना तो लूज मोशन होना चाहिए। जो भोजन आपके पेट में जा रहा है वो भोजन पच के मल का तुरंत समय से निकल जाना, ये जरूरी है। तो पहला काम तो ये करें कि कब्ज को ठीक करें। दूसरा काम ये करें कि रक्त शुद्धि करें। रक्त शुद्धि करें का अर्थ ये है कि आपको भोजन में ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है कि जो आपके शरीर में किसी तरह का विकार पैदा करे। तो फॉर एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, विरुद्ध आहार नहीं करना है, बहुत रात को देर से नहीं खाना है। तो दिनचर्या जो है उसको ठीक किया जाए, तो उससे आपका पेट भी ठीक होगा, उससे रक्त भी शुद्ध होगा, और उससे स्त्री को ये अनुभूति होगी कि उसके शरीर में फुर्ती आ रही है ना, उसके चेहरे पे निखार आ रहा है, और आलस जा रही, ये अनुभूति होगी। ये कुछ ही महीनों की क्रिया है, उससे लंबी नहीं दूसरा है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि 28 दिन की जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो ठीक करनी है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ठीक नहीं होती। कभी दिन बदल सकते हैं, लेकिन वो भी 28 दिन का एक सर्कल है, तो उसी तरह से वो करना, और उसी के लिए सारी उपचार जो भी है वो करना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई प्रोसेस है तो ये है। फिर उसके बाद तो ये भी है कि ओव्यूलेशन साइकिल भी होती है, तो वो भी एक मेथड है कि आप कैसे कैसे कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो भी है, उसमें भी डेट्स का बहुत महत्व है, उसमें तिथि का महत्व है। मेंस्ट्रुएशन जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म। धर्म क्यों कहते हैं? धर्म क्यों कहते हैं? इसमें क्या धर्म? धर्म इसलिए कहते हैं
क्योंकि उसको जीने की भी एक पद्धति है, ओके। कैसे जिया जाए उसकी पद्धति है। यदि एक छोटी सी चीज़ है कि यदि कोई महिला जानना चाहती है कि मासिक धर्म मेरा सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो उसकी एक कुंजी ये हो सकती है कि उसका मासिक अमावस्या के आसपास में आना चाहिए। आप गूगल करोगे आपको दिखेगा सबसे पहला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज गॉट नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद द ल्यूनर साइकिल एज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइंटिस्ट्स। गूगल तो बहुत कुछ बोलेगा, आपको गूगल की बात सुननी है या परंपरा की बात सुननी है सोचना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि यदि कोई स्त्री अपने गायनेकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर के एकदम गंभीर है और यदि उसने सब कुछ ठीक से किया है तो उसका मासिक अमावस्या के आसपास में आएगा, चंद्र के साथ में आएगा। दूसरी बात यह है कि हर 28 दिन में आएगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी बात यह है कि केवल 4 दिन का आएगा, ना 3 का ना 5 का। और चौथी बात यह है कि ये 4 दिनों को छोड़कर उसको कोई समस्या शारीरिक रूप से नहीं होगी। पांचवी बात ये है कि ये 4 दिन में उसको आराम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 दिनों में भी उसको इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी अनइजीनेस नहीं होगी। तो ये बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि मासिक की बात निकली है, आजकल टीवी पे बहुत सारे मतलब एडवर्टीजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट भ्रामक ही होते हैं, क्योंकि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा अपने सामान को बेचने के लिए। तो आजकल दिखाया जाता है कि नहीं, पीरियड्स में भी आप टेनिस भी खेल सकते हो, आप रनिंग भी कर सकते हो, आप एथलेटिक्स भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब दिखाया जाता है। तो क्योंकि उनको तो उनके प्रोडक्ट को बेचना है, वो तो किसी भी बात को बोलेंगे, तो वो बात सुनने जैसी है नहीं। अब बात ये है कि पहले तो ये देखा जाए कि IVF क्लिनिक्स आजकल कितने खुल रहे हैं। पहले ये देखा जाए, आज से 10 साल पहले हमने PCOS का नाम नहीं सुना था, है ना? आजकल क्यों बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ये भी आज से क्या होता है PCOD? ये ओवेरियन डिसीज़ होता है, जो ओवरीज होती है जहाँ से ओव्यूलेशन होता है स्त्री के शरीर में, तो उससे जुड़ी है बीमारियाँ हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि ये डिसीज़ भी पिछले 8-10 साल से सुनने में आ रहे हैं, और वो कॉमन हो रहा है धीरे धीरे, और सभी को PCOD के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि सैनिटरी पैड्स आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले सैनिटरी पैड्स भी इतने कॉमन नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब आजकल तो उसके ऊपर तो पूरी इन लोगों ने शायद कुछ मूवी वगैरह भी बना दी थी, मुझे नहीं पता, बीच में अक्षय कुमार वगैरह ने जो भी कुछ था, तो उसमें ये था कि ये दिखाया गया है कि यदि कोई महिला सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही है तो उसके परिवार वाले तो पता नहीं कितने जाहिल है और गुनहगार है और क्या है। तो अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकती है। एक तो होता है कपड़ा, कपड़े में तो फिर दाग रहेगा। ये लोग दिखाते टीवी पे वो ब्लू वाला जेल डाल के कि इतना डाला फिर भी एब्जॉर्ब कर दिया, इतना डाला फिर भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो क्या मटेरियल होता है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। यदि हाथ में पकड़ के देखो तो क्या वो कपड़ा होता है? नहीं होता है। थोड़ी प्लास्टिक जैसी हल्की सी फील आती है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, किसी किसी में फैलेट्स होते हैं, किसी किसी में दूसरे होते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? शरीर के कौन से हिस्से से इसका संपर्क होता है? स्त्री की योनि से संपर्क होता है। तो आजकल ये बताया जाता है लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? कि भाई उसमें से माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाएगा, पिएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ से बच्चे का जन्म होना है वहीं पे आपने केमिकल से लदी हुई कोई चीज़ रख दी, और तब रख दी जब दिन वो महीने का सबसे सेंसिटिव पीरियड है, जो 4 दिन सबसे सेंसिटिव है, उस समय आपने उसको वहाँ पे रख दिया। वो भी कितने समय के लिए रखा? पूरे दिन के लिए रखा, हर महीने रखा। तो वहाँ से उसके जो केमिकल्स है, क्या उसका प्रभाव नहीं जाएगा? गूगल करोगे आपको वही मिलेगा कि सैनिटरी पैड्स हैव गॉट नो रेलेवेंस विद ओवेरियन डिजीजेस, ये मिल जाएगा। मतलब हर झूठी चीज़ के लिए गूगल बैठा है आपके पास, तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जब से सैनिटरी पैड्स का चलन बढ़ा है तब से समाज की फर्टिलिटी कम हुई है। हमारे यहाँ पे जब तक कपड़े का प्रयोग होता था, कपड़े को धोया भी जाता था और रीयूज भी किया जाता था, सुखाया भी जाता था, सब कुछ होता था, तब ये डिसीजेस इतने कॉमन नहीं थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल सैनिटरी पैड के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमारे भोजन का भी इसमें रोल है, हमारे जीवन की गति का भी है, लेकिन ये एक प्रमुख कारण तो है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ब्रांड है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो ये कर रहे हैं। कपड़े के नैपकिन्स के ऊपर, यस, उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमें भी वो भी
देखने पड़ेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसको हम पहले तो समझे कि ये ठीक नहीं है, तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। मतलब जब एक दरवाजा आप बंद करते हो तब जाके दूसरा खुलता जैसे है। हम सोचते हैं कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है, तो प्लास्टिक नहीं यूज करना है तो हमारे पास क्लॉथ की बैग है, तो वैसे ही इसमें सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करना है, वो एक संकल्प होता है ना, तो हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। और इसी में दो तरह से बताया जा रहा है। एक तो बताया जा रहा है कि ये सेफ है इसलिए आप सैनिटरी पैड यूज करो, और उसी में बताया जा रहा है इसको रिसाइकिल आप वापस यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खराब है। ये बहुत सारे मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत सारे इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम है कि हमें, और sell क्या out. होता है कि उसको अवेयरनेस के साथ ये लोग कनेक्ट करते थे। गांव-गांव में ये उसके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाना। एक बार आपने चाय हमारे देश में इसी तरह से चली, पहले सबको फ्री में पिलाई, सबको आदत लग गई, फिर अब बिक रही है। और ये एड में एक ये भी बताते हैं कि जो यूज करने वाली वो गांव वाली औरत है जो कपड़ा यूज कर रही है, हाँ। और जो सिटी वाली वो पैड यूज कर रही है। हाँ। तो इस तरह से कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप पैड यूज करोगे, और अनएजुकेटेड हैं तो आप ये कपड़ा सब यूज मार्केटिंग करोगे। गिमिक्स हैं। हाँ। और बहुत बड़े इसीलिए gimmicks हैं। गाँवों में आप देखो, हम तो रहे हैं ऐसे समाजों में जहाँ पे पूरे गांव में कोई भी सैनिटरी नैपकिन का यूज नहीं करता है, वैसे गांव और में उसको लोगों के 4 बच्चे अनहाइजीनिक हैं। नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इसको अनहाइजीनिक कंडीशन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, हमने तो इतने तक देखा है कि डिलीवरी होने से पहले आधे घंटे तक तो वो लेडी जो है ना, वो खेत में काम भी कर रही है, और लिटरली लेबर पेन लेके उसके बाद, हाँ ऐसा नहीं कि लेबर पेन लेने के पहले उसको हॉस्पिटल में जाना है, वो लेबर पेन अच्छे से लेती है और उसके बाद फिर डिलीवरी करवाती है हॉस्पिटल में जाके। नहीं, और वो भी कई बार तो हॉस्पिटल और पहुंचने से पहले हो जाती है। वो तो अभी तक अगर आपके मम्मी पापा को पूछो या उनकी अगली पीढ़ी के लोग अभी तक वो याद करके कहते होंगे कि हमारी दादी के यहाँ पर या हमारी बड़ी मम्मी के यहाँ पर ऐसे घर में डिलीवरी होती थी। मैंने तो खुद वो अपने घर पे अनहाइजीनिक तो देखा है नहीं। मैंने अब तक खुद के घर पे देखा। मम्मी लोग ये भी बताते हैं कि वो लोग लाइक अभी बच्चा होने वाला है और उसके वो खेत में काम कर रहे हैं, और उनका घर आए और तो वो फिर सहज है। आपको एक बात बताऊं, सहजता है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, और तब बहुत सारे मजदूर जो है वो भारत के पश्चिमी छोर से, गुजरात से, मुंबई से, ये सब जगहों से बिहार जा रहे थे वापस ट्रेनों में। तो बताया जा रहा है कि उस समय चलती ट्रेन में कुछ 56 जितनी डिलीवरीज हुई थी। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बताया जाता है कि उसमें से 54 बच्चे तो हेल्दी हो गए पड़े अपने आप। मई का महीना है, मजदूर है, तो एसी ट्रेन में तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ना। स्लीपर कोच में जा रहे हैं जहाँ पंखा भी एकदम लू फेंक रहा है। इतनी गर्मी में चलती ट्रेन में 56 डिलीवरीज होती हैं, और वो 56 में से 54 बच्चे हेल्दी रहते हैं, वो अस्पताल नहीं जाती हैं, है ना। अब सोचिए कि अस्पताल का सक्सेस रेट क्या रहता है। और ये क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अस्पताल जाने से आप खराब हो जाओगे, लेकिन वो वातावरण ही प्राकृतिक नहीं है, वो वातावरण ही उचित नहीं है। आपको सहाय की आवश्यकता पड़े तो आप सहायता लीजिए, लेकिन कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ें थोड़ी सोच, ये बिंदु इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके प्रति हमारा ध्यान तो जाए। जैसे बताया स्नेहा ने, गर्भावस्था जीवन की अवस्था है, बीमारी नहीं है। बीमारी की तरह मत ट्रीट कीजिए इसको, अवस्था की तरह ट्रीट कीजिए। अवस्था क्या होती है? कोई छोटा बच्चा दिन भर सोया रहता है क्या? नहीं, उछल कूद करता है, क्योंकि वो उसकी अवस्था है। कोई 80 साल का आदमी क्या दिन भर बंदर की तरह कूदता रहता है? नहीं, वो एक आराम पूर्वक जीवन बिताता है, क्योंकि वो उसकी अवस्था है। क्या कोई 30 साल का आदमी दिन भर पड़ा रहेगा बिना कुछ काम किए? वो काम करेगा, क्योंकि वो उसकी अवस्था है। तो आप अवस्था के अनुसार जीवन जीते हो ना। तो गर्भावस्था भी जीवन की एक अवस्था है, गर्भ अवस्था, तो अवस्था के अनुसार जीवन जीते, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि अभी हमने मासिक धर्म की बात की, उसके ऊपर मैं एक इशारा बस करना चाहता हूँ हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, कि आप गूगल की, जैसे मैंने बहुत सारी गालियाँ दी, कुछ अच्छी बातें भी जो बता देता हूँ, आप सर्च कीजिए सीनू जोसेफ, SINU स्पेस JOSEPH। सीनू जोसेफ जो है, ये मूल रूप से केरला की रहने वाली है, और इन्होंने हमारी दृष्टि में पिछले 50-100 सालों में मासिक धर्म को लेकर जितना गजब का काम किया है, उतना शायद किसी ने नहीं किया है। इन्होंने योग की दृष्टि से, आपके सप्त चक्र की दृष्टि से, उसमें क्या करने से क्या होता है, इसके ऊपर बड़ा गहन काम किया है। जो सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के ना जाने को लेकर के कुछ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा था, उसमें भी इनका योगदान था। हालांकि वो केस हार गए और हार ही जाना था, लेकिन उसके द्वारा उन्होंने जो जो बातें समझाई है, अदालतों को ये बातें समझ में नहीं आती।
लेकिन जिनको समझ में आती है उनको सुनना चाहिए। आप सीनू जी के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो भी देखिए, उनके वीडियोस भी हैं, बाकी अन्य चैनल्स के ऊपर भी हैं, उनकी वो एक भी देखिए। किताब है ऋतु ऋतु विद्या। विद्या नाम की एक बुक है, वो बिल्कुल सबको पढ़नी चाहिए। महिलाओं को तो पढ़नी ही चाहिए, हम तो कहेंगे पुरुषों को भी पढ़नी चाहिए। तो उनकी बताई हुई बातों को हम यहाँ पे दोहराएंगे नहीं, लेकिन आप सब जिनको लगता है कि नहीं मुझे मेरे घर में एक अच्छी संतति को जन्म देना है या मेरा जीवन सुख से बिताना है, वैवाहिक जीवन, उनको सीनू जोसेफ की बातों को, आपको नाम से थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ वो बाय बर्थ कैथलिक क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बाद में भी योग और आयुर्वेद और भारतीय परंपरा को लेकर के उनकी जो समझ है वो हम में से किसी की नहीं है। तो आप सीनू जी की बात को बिल्कुल देखिए, सुनिए, समझिए। तो हम वापस आते हैं गर्दन संस्कार पे कि एक माता पिता को अपने आप को किस तरह से तैयार करना है गर्दन संस्कार के लिए। शारीरिक रूप से तो हमने बात की कि आपको कैसे करना है, आपकी साइकिल को आपको ठीक करना है। साइकिल ठीक करने के लिए आप किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको बताएंगे। सीनू जी की बात भी आप सुन सकते हैं, इससे समझ में आएगा। तो जब आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाए, आपका मन भी वैसा होना चाहिए। देखिए, संतति जन्म माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कैसे? तो शादी से पहले दोनों को कभी कभी ये होता है ना कि नहीं, घर में कोई मिठाई बनी, मैं खा जाऊंगा पूरी की पूरी। तो ये पत्नी को लगता है कि नहीं मैं खा जाऊंगी, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकती। पति को लगता है मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों क्या करते हैं, जब तू खा ले, हाँ, हम नहीं खाएंगे तो चलेगा। बच्चा पैदा होते ही माता पिता दोनों देना सीखते हैं। आपके जीवन में नम्रता आती है, आपके जीवन में त्याग आता है, आपके जीवन में सब कुछ आता है जब आपके जीवन में बालक आता है। तो बच्चे के आने से आप देना सीखते हैं, बच्चे के आने से आप किसी और को अपने स्थान पे प्राथमिकता देना सीखते हैं। तो आपको अपने मन को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ में ये देखना पड़ेगा कि दोनों का जीवन संयमित है, पत्नी की मासिक चक्र जो है वो नॉर्मल है। उसके लिए अलग उसके अलग बाद में तरीके भी आपको- है शरीर शुद्धि में। जैसे कई लोग पंचकर्म भी करवाते हैं, नाड़ी शुद्धि भी करवाते हैं, शुद्धि प्रक्रिया होती है, रक्त शुद्धि होती है। उसी तरह से अगर हम मानसिक दृष्टि से देखें तो उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं या दिनचर्या के ऊपर काम कर रहे हैं, फूड में बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल भी हैं जिसको हम मतलब ऐसा नहीं, और वो व्यक्ति के हिसाब से बदलता है। फूड ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर ऐसा बोल दें कि ऐसा ही करना है या ऐसा ही करना है। हर एक के ऊपर वो लागू नहीं होता है। हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, वात पित्त कफ। तो उस अवस्था में आपको वो बैलेंस जीवन जीने की कोशिश करनी है। और दूसरा ये भी होता है कि हम बहुत लेट खाना खाते हैं ना। हम 10 बजे के आसपास खा रहे हैं, 8 बजे के आसपास खा रहे हैं खाना, वर्किंग वुमन है, आके खाना पका रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम ये भी कर ले, बच्चा भी ला ले, तो वो नहीं होता है। तो आपको बहुत सारी चीजों को खाने छोड़ना के पड़ता ऊपर है। जैसे आपका समय तय होना चाहिए कि हम सुबह इतने बजे खाते हैं, शाम को हम इतने बजे, तभी तो वो पाचन की प्रक्रिया अपने पेट में बहुत अच्छे से होती है, और तब आपका शरीर भी शुद्ध होता है, एकदम व्यवस्थित चल रहा है, और हमारा मन भी शांत है। तो जब हम सोच लें कि अभी हमें बच्चा करना ही है, तो क्या उस टाइम हमें अपने करियर को एक साइड कर देना चाहिए? नहीं, एक साइड करने की बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। फेमिनिस्ट को चाहे मुझे जितनी गालियाँ देनी है दे ले, लेकिन यदि स्त्री अपनी जॉब, फुल टाइम जॉब चालू रख के बच्चा पैदा करना चाहती है तो वो बच्चे के साथ अन्याय है। लाइक कब से? जब से वो ये तय कर ले कि मुझे बच्चा पैदा करना है, तब से हो सकता है वो पार्ट टाइम जॉब में शिफ्ट कर ले, या तो ये कर ले कि नहीं मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े कम होंगे, मैं शाम को समय से चली जाऊंगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जिसमें मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस हो। ये नहीं कह कि घर में बैठे रहे, लेकिन ये तो करना पड़ेगा कि सुबह आपका भोजन ठीक हो, शाम को आपका भोजन ठीक हो, और कोई स्ट्रेस ना हो। इस तरह का यदि आपका काम है तो वो आप काम कर सकते हैं। और कम से कम पहले के 3 महीने जो होते हैं वो थोड़े से नए होते हैं, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि बच्चे के साथ कैसे जिया जाता है। गर्भावस्था को हमारे यहाँ 2 हृदयावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक शरीर में 2 हृदय होते हैं, माँ का अपना भी और बेटा या बेटी जो है उसका अपना भी। तो 2 हृदय जब एक शरीर में होते हैं तो उस अवस्था में जीने का अभ्यास पहले 3 महीने में नहीं होता है। दूसरा, पहले 3 महीने में वो गर्भ का विकास भी होता है। तो ये जो 3 महीने वाली जो बात है, उस समय पर सबसे ज्यादा बच्चे का शरीर बन रहा है। उस समय पर किसी भी लेडी के गर्भ में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू होते हैं, तभी हार्मोनल चेंजेस भी होना शुरू होते हैं, वो माँ बनने की प्रक्रिया में होती है। तो वो जो 3 महीने, पहले 3 महीने है ना, वो बहुत ही अलग होते हैं।
और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया मतलब स्ट्रेस भी होता है, या अलग अलग चीज़ें जो कुछ नहीं, जैसे कुकर की सीटी नहीं पसंद आ रही है किसी को, या ऐसा कुछ खाया और वॉमिटिंग हो रही है, सेंसेशन ऐसा हो रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ कुछ चीज़ें सूंघने या देखने से या उसकी आवाज़ सुनने की वजह से उनको अच्छी नहीं लग रही है, या उनको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तो वैसे वैसी चीज़ें होती है और वो नॉर्मल है, क्योंकि पहले 3 महीने होते हैं जब वो शरीर का विकास हो रहा है, शरीर बन रहा है, तब बहुत सारी चीज़ें बदलती है। तो वो औरत मतलब जो लेडी है उनके शरीर में भी ये चेंज आ रहा है, तो उसको एक पहले तो वो उसको एक्सेप्ट करना कि ये चेंज मेरी बॉडी में हो रहा है और उसके साथ कनेक्शन फील करना। तो ये बात बहुत सारे लोग उसको एंजाइटी के साथ भी ले लेते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मेरा ये पहला मंथ था या दूसरा मंथ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारी वॉमिटिंग आ रही थी, लेकिन एक्चुअली उस समय पर अपने शरीर के साथ जो जुड़ाव है ना उसको बनाना है, और हमें वो देखना है कि हमें किस चीज़ के से आपत्ति आ रही है और उस चीज़ के उपाय क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे उपाय घर में ही हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसको बनाने से या वैसा कुछ कंज्यूम करने से, वैसा कुछ खाने से वो सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन कम हो सकता है। उसके उपाय भी है बहुत सारे, लेकिन हम पहले तो ये है कि हम हमारे बॉडी के साथ वो कनेक्शन बिठाएं। तो ये हमने सोच लिया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो ये पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल। आता है। मतलब बच्चा आपकी पीड़ा का कारण यदि बन गया तो हाँ। सोचिए उसके साथ के संबंध में आगे चल के कितनी समस्याएं आएंगी। हाँ। दूसरा उसे ये भी होगा कि दूसरा बच्चा पैदा करने का आपका मन कभी नहीं करेगा, क्योंकि जब भी दूसरे बच्चे को लेकर विचार आएगा तो यही होगा कि अरे पहले के समय में इतनी सारी पीड़ा हुई थी तो दूसरा तो नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय आप अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखिए और उसके हिसाब से अपने जो फूड साइकिल है, अपने कुछ कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी ये होता है, तो उसको देखें, जांचें और उसके बाद उसमें बदलाव करें। तो खाने में भी बहुत सारे बदलाव करना है, अपने शारीरिक जो काम है उसमें भी बहुत सारे बदलाव करना है। ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है, लेकिन फिर भी अपने काम के तरीके क्या हो सकते हैं जिससे मानसिक भी हमें शांति मिले और हम शारीरिक भी काम कर रहे हैं और दोनों को बैलेंस कर तो रहे हैं। प्रायोरिटी उस समय स्वास्थ्य को देनी है, प्रायोरिटी गर्भ को देनी है, बाकी सब चीज़ें सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी हो सकती है। भोजन को लेकर हम लोगों को बहुत सारी बातें बताते हैं क्योंकि वो यहाँ के स्थानिक होते हैं। ये वीडियो शायद देश के सब लोग देखेंगे तो वो सबके लिए कॉमन बात बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतनी बात जरूर की जा सकती है कि जब से आप गर्भ धारण करने का सोचें तब से आपको पित्त और वात कारक पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, हो सके तो बंद करना चाहिए। उसमें कौन कौन से आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए? सीधी सीधी बात बता दें तो जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है, बहुत ज़्यादा तला हुआ होता है, तो वो सब चीज़ों जिससे एसिडिटी हो सकती है, जिससे गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, तो ये सब चीज़ों का सेवन आपको बंद करना चाहिए, दोनों को बंद करना चाहिए। जैसे गर्म तासीर की चीज़ें, जैसे हम ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि गर्भ में ठंड रहनी चाहिए, ठंडा होना चाहिए गर्भ, तो उसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन अगर हम फूड को भी देखें उसके साथ साथ कि हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करें जो गर्म होती है, गर्म तासीर की होती है, जैसे बाहर की मिठाई बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए। उस समय पर बाहर की मिठाई नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, वो भी है। क्या नहीं खाना है उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। हम लोग जब शादियों में जाते थे तो हम सिर्फ दाल चावल खा के वापस आते थे, क्योंकि कोई और कुछ खाने लायक होता हमने नहीं था। जब नेचुरल कंसीवमेंट की हमने जब शुरुआत की, हमने जो सोचा कि हमें अगर ऐसा करना है और हमें कंसीव भी नेचुरली ही करना है, तब हमने पूरा 1 साल दिया था अपने शरीर को ठीक करने के लिए, क्योंकि भारत भ्रमण की वजह से हम बहुत सारे ट्रैवलिंग की वजह से हमें पता है कि हमने हमारा शरीर कितना बिगाड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए 1 साल तो देना है, 6 महीने तो देना है, उसके बाद वो ठीक होता है। घूमना फिरना भी बंद करना पड़ेगा, मतलब बंद किया था हमने, बाहर का खाना बंद किया था, घर पे भी बनने वाली बहुत सारी चीज़ों को खाना बंद किया था। आम नहीं खाए थे उदाहरण के रूप से, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाने चाहिए। जैसे ये बात है उड़द कि की हमने दाल ऐसा कुछ है, कुछ किया आम था। है, फिर जो बात करने वाली चीज़ें जैसे ये फर्मेंटेड चीज़ें जो होती फर्मेंटेड है। चीज़ें हैं उसको कम करना है या बंद करना है। उसमें भी और है कि उसमें उसमें दिया- स्थानीय रूप से होता है, जैसे सुबह खा नॉर्थ लेते हो में तो कोई ठीक है, शाम नॉर्थ को नहीं में खाना कोई चाहिए। खा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके लिए सहज है, ठीक है, वो खाता है। लेकिन अगर साउथ में हम मतलब यहाँ पर हम गुजरात में सोचे कि राजमा चावल भी खा लेते हैं रात को, तो वो वायु करता है। अब जैसे दक्षिण में तो फर्मेंटेड फूड्स के बिना खाना बनता ही नहीं है, तो
वहाँ वो चीज़ इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं करेगी, लेकिन वहाँ भी आप हो सके तो उसका सुबह सेवन कीजिए, शाम को मत कीजिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर दूसरा ये है, हम पहले ट्राइमेस्टर के ऊपर चले गए, लेकिन उससे पहले गर्भाधान की जो क्रिया है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो 4 दिन है, ये 4 दिन को तो निषिद्ध माना जाता है संगम के लिए। फिर जो है उसके बाद वाले दिन में 5वें दिन से ये कहा जाता है कि 14वें या 16वें दिन तक का जो समय है, ये समय माना जाता है कि जिसमें गर्भाधान होना चाहिए। तो उसमें भी ये कहा जाता है कि यदि 5, 7, 9 यानी अयुग्म संख्या ये दिन को यदि गर्भाधान होता है तो मुख्य रूप से उसमें बेटी का जन्म होगा, और यदि युग्म संख्या में होता है तो बेटे का होगा। लेकिन ये भी कोई इतनी वो वाली चीज़ नहीं है कि उसी को ध्यान में रख के आप करें। हमारा तो सबको ये कहना है कि जिस भी दिन हो उसको ईश्वर का आशीर्वाद मान के, प्रसाद मान के ग्रहण किया जाए। लेकिन ये विज्ञान रहा है सब कुछ, और उसमें भी ये कहा जाता है कि जो उस समय दोनों की मानसिक अवस्था एकदम ठीक होनी चाहिए, और ये क्रिया को कोई आनंद पाने वाली क्रिया ना समझते हुए एक कर्तव्य के निर्वहन के रूप में देखा जाए। और यहाँ तक कहा गया है कि गर्भाधान करने के लिए तो आपने जो दिन सुनिश्चित किया हो कि इस दिन को करना है, उस दिन में करने की पूजा भी होती है। हाँ। और उसमें सबको बुलाया भी जाता है। हालांकि ये आजकल कोई करता नहीं, लेकिन ये सब कुछ किया जाता है। जैसे और आपके जो हमारे यहाँ पुरोहित जी पर होते हैं वो आपको पुत्रज्येष्ठी यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हाँ। होता है, तो वो तो खैर अलग है। लेकिन गर्भाधान संस्कार में आपको संकल्प कराया जाता है कि हम इस तरह की संतति का इसको जन्म देने का संकल्प करते हैं, जिसके लिए हम इतना 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 हाँ, सब कुछ ऐसा करेंगे। भी माना, मतलब ऐसा भी कहा गया है कि आप खाना जल्दी खा के उसके बाद मतलब आपका अच्छे से सूर्योदय बैठ के के- आसपास में भोजन हो हाँ, जाना चाहिए, सूर्यास्त सूर्यास्त के आसपास। सूर्यास्त के आसपास में भोजन करके, माता पिता के चरण स्पर्श करके अच्छे से नहा धो के फिर आप गर्भ की कामना लेकर कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके हैं कि उसको हम नकार नहीं सकते। हमने को जो बुक पढ़ा था, कौन सा था वो? गर्भधान वाला आदि जन्म शास्त्र, तो उसमें भी ऐसा बताया गया है कि आपको पहले नहाना है, नए वस्त्र पहनने हैं, इत्र वगैरह लगाना है, उसी के बाद आपको उसके लिए जाना है। हाँ, तो एक तो ये है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वातावरण भी, ये सब कुछ चीज़ें एकदम सानुकूल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद में गर्भाधान के लिए जो श्रेष्ठ समय है, रात्रि का जो प्रहर है, वो भी आधी रात मतलब मध्य रात्रि को बताया गया है, 3 बजे के आसपास का बताया तो वो बताया गया है। और उस समय में भी समागम की क्रिया करने से पहले भी पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर के प्रार्थना करनी होती है कि हम ये क्रिया कर रहे हैं एक श्रेष्ठ संतति को जन्म देने के लिए। दोनों को साथ में प्रार्थना करके ही फिर प्रवृत्त होना है। और शुरू में हमारा तो सबसे यही सूचन है कि आप एक दिन को ना पकड़ के पूरे महीने प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हम सबकी जीवन शैली हो गई है, ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है कि एक बार के प्रयास में गर्भाधान हो जाता है। तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार ये करते रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 2-3 महीने में हो जाता है। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि अभी बहुत बार ऐसा होता है, लोग बहुत बार ट्राई करते हैं और वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या रीजन है? यही है कि पहले आपने अपने शरीर को ठीक रखा नहीं है। दूसरा ये है कि आप मानसिक दृष्टि से वो सोचते नहीं है, समझते नहीं कि किस प्रकार से, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, वो भी एक होता है। आपके जीवन शैली में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़े होती है। तो यदि पुरुष का जीवन सही जैसे में था, हमने स्त्री का बोला मासिक कि, ठीक है, तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। मासिक ठीक है, और बाकी बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट्स भी करवा लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, चलो मान लो कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उस दिन, मतलब जितने दिन आप प्रयोग कर रहे हैं उसी समय पर अगर आपका फूड साइकिल ठीक नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। उसके साथ साथ में ये भी है कि मानसिक तरीके से आप कितने पॉजिटिव हैं। उस समय घर में यदि किसी का देहांत हो गया तो आपको मानसिक आघात भी होता है कि आप तो एक गर्भधारण नहीं कर तो वो पाओगे। स्ट्रेस से दूर रहना या स्ट्रेस से निकल ही जाना, और वो जो पॉजिटिविटी का जो वातावरण है ना, वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो समय कौन सा चूज आप ले रहे हैं, वो एक बहुत महत्व बात है। इसमें एक होता है कि जो जिसको हम बोलते हैं चौगड़िया, दिन का चौगड़िया का दिन, क्या वो देख के भी करना चाहिए वो कि भी आज के देखते दिन हैं। कौन सा चौगड़िया? इसमें चौगड़िया से ज्यादा महत्व इसका है कि मासिक के अनुसार कौन सा दिन बैठ रहा है, उसका महत्व ज्यादा है। क्योंकि ये क्रिया सीधी की सीधी स्त्री के गर्भ के साथ जुड़ी है, और वहाँ जो उसका
अंडाशय होता है, वहाँ से जो एग्स निकलते हैं, जो अंडे निकलते हैं स्त्री का, तो वो महीने में एक ही बार निकलता है। और वो जब निकलेगा तब यदि पुरुष का शुक्राणु वहाँ पर उपस्थित है तो दोनों का फलन होगा, और वो फलन होने के कारण फिर उससे गर्भ का निर्माण होगा। जिसको ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, वो ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो हर एक स्त्री का रहता है, तय रहता है। उसके अनुसार अगर हम ये सोच रहे हैं सारे डेट्स फाइनल करें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड क्या है वो भी एक तो समझने वाली चीज़ है। शुक्राणु की भी आयु होती है कि वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है तो वो कुछ समय तक सक्रिय रह सकता है। उसी तरह से जो अंडा होता है उसका भी रहता है कि वो कुछ समय तक सक्रिय रहेगा। कई सारे स्पर्म उसके ऊपर आके उससे चिपकने की कोशिश करते हैं, जिसमें से किसी एक का फलन होता है और उसके बाद में वहाँ से गर्भ का निर्माण होता है। तो इसको लेकर के तो मतलब लोग आजकल सोनोग्राफी वगैरह खूब कराते हैं कि ओवुलेशन कब हो रहा है, कब उसकी हो रहा डेट कौन सी है, है, उसको उसका वॉच ट्रैक करते रखते करते हैं। भी सब लेकिन लोग पूरा ये अंडर हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन 16 करते दिन का हैं। पहले से बताया गया है कि ये 16 दिन में यदि आप प्रयास करते हो तो उसमें आपका गर्भधारण हो जाएगा, यदि आप मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो। तो और उसमें जैसे ये सारी बातें हमने और उस पर ऋतु का भी महत्व होता है। कई बार ऐसा है कि जैसे आप पृथ्वी पे देखिए, पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो एक समय पर बहुत ग्रो हो रही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो बारिश के बाद सारी वनस्पति की हाइट बढ़ती है, बारिश के बाद बढ़ती है, बारिश के समय पर नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद तो ओवरऑल पृथ्वी के अंदर पानी ऊपर आ रहा है। तो ये भी है कि जब समंदर में पानी ऊपर आ रहा है तो वो फर्टिलिटी का एक पीरियड होता है, तो उस समय पर फर्टिलिटी भी बढ़ रही है, तो वो पानी हम में भी है। देखिए, अमावस्या को यदि मासिक आता है तो पूर्णिमा को क्या कौन सा दिन होगा आपका? अमावस्या को आता है, मतलब उसके बाद 3 दिन तो आपके गए, तो वही 15 दिन होता है पूर्णिमा के आसपास, 15 के आसपास। हमने क्या बताया कि 15-16 दिन तक का आपकी फर्टिलिटी रहती है, तो पूर्णिमा के आसपास वो इसलिए ज्यादा रहेगी। और वो सबसे तब ज्यादा होगा जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लूनर साइकिल के साथ सिंक में हो, और उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। उसके लिए मासिक धर्म को समझना जरूरी है कि उन दिनों में जिया कैसे जाए। मतलब आजकल तो ये मैं नाम लूँ या ना लूँ पता नहीं, लेकिन एक भागवत कथाकार है, एक महिला, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल मंदिर में भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपको अपनी मार्केटिंग करनी है तो आप कुछ भी उटपटांग चीज़ें बोलोगे। हमारे मित्र ने उनसे पूछा भी था कि क्या आप मासिक के दौरान भागवत का पाठ भी करती हैं? पता नहीं जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन आपको अपनी मार्केटिंग करनी तो कुछ भी बोल दोगे। आपको क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करना है, आपको पॉपुलर होना है, तो आप कुछ भी बातें करोगे, ऐसा नहीं कि हमारा शरीर तो जुड़ा है। पर ये ऐसी बात नहीं से कि ये जुड़ा सिर्फ है, शास्त्र में सूरज से लिखा है। जुड़ा है। शास्त्र में लिखा है, ये अनुभूति की बात है। अनुभूति की है लोगों ने, तब जाके वो बता रहे हैं। तो ये स्वयं अनुभूति करने की बात है। आपको अगर इस लड़ाई में पड़े रहना है कि नहीं, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई कैन डू व्हेनेवर आई वांट एंड आई एम द मास्टर ऑफ माय ओन विशेस, ये सब में अगर रहना है तो फिर आप रहिए, कोई बात नहीं। जो भुगतना पड़ेगा भुगतिए भी, लेकिन ये एक एस्टेब्लिश्ड साइंस है जिसको समझना पड़ेगा। उसके अनुसार जियोगे तो पूरी यात्रा आसान रहेगी। उसको रिजेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअली रिजेक्ट किया ही जा सकता है। बॉडी का नेचर के साथ कनेक्शन है। ऐसा ही नहीं है कि आप कहीं पर भी जन्म ले रहे हो। किसी का भी आने का कोई वक्त है, वो समय है, वो जगह है, वो तय है। तो ये बॉडी का नेचर के साथ जो कनेक्शन है ना, उसको भी समझना पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि जब गर्भाधान होता है तो शुरू के 1-2 महीने 3 महीने तक वो एक फिजियोलॉजिकल एंटिटी होता है गर्भ, यानी कि वो केवल एक जैविक इकाई है। उसमें अभी तक आत्मा नहीं है, वो केवल एक मांस हड्डी का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। फिजिकल है वो ग्रो हो रहा है, वो उसका आकार बन रहा है, मनुष्य की जैसा आकार बन रहा है, लेकिन क्योंकि शायद हृदय दिल भी है, उस समय लेकिन पर हृदय नहीं उसमें है। आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है कि उस समय आपका जीवन कैसा रहेगा। कई सारी आत्माएं आपके आसपास में मंडराती रहती है, और चूंकि उनको पूर्व जन्म लेना होता है, वो भी देखती है कि मैं कौन से परिवार में जन्म लूँ, तो उसके पूर्व जन्म के क्या कर्म है और उसका प्रारब्ध क्या है, और उस प्रारब्ध की पूर्ति कहाँ से होगी, उसके अनुसार वो आत्मा भी चयन करती है कि मुझे इस माता के गर्भ में जाना है। और तब जाके
वो आपके परिवार में आता है, तो आपका वातावरण, आपका जीवन कैसा रहेगा, इससे ये पूरा पूरा निर्धारित होगा इसीलिए कि ये कौन जो आएगा। हार्ट बीट जो सुनते हैं हम, मतलब सोनोग्राफी लोग करवाते हैं, तब हार्ट बीट सुनते हैं तो वो तीसरे महीने में होना चाहिए। ओके। तो कभी हार्ट पहले से होता नहीं, वो फिजिकल ग्रो होता है। तो आप कुछ ऐसे पौराणिक कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सही समय पर करने पर कैसे पुत्र पैदा हुए और गलत टाइम पर करने से कैसे पुत्र पैदा हुए? सबसे प्रचलित उदाहरण तो अभिमन्यु का बताया जाता है कि जब सुभद्रा जी को कृष्ण भगवान बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है, कैसे युद्ध किया जाता है, सब कुछ वो सुन रही थी, तो अभिमन्यु भी अंदर सुन रहा था। और फिर ये भी हुआ कि आधा सुनते सुनते सुभद्रा जी को नींद आ गई और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जो बात थी, अब देखिए ये नहीं बताया जाता कि अभिमन्यु को नींद आ गई। माता सो रही है तो गर्भ में संतान भी सो रही है, माता जाग रही है तो संतान जाग रही है, माता खा रही है तो संतान खा रही है, माता जो कर रही है संतान वो कर रही है, ये समझ लीजिए। तो उस कारण से अभिमन्यु को आधी विद्या पता थी, चक्रव्यूह का भेदन तो कर लिया लेकिन बाहर निकल नहीं पाया और वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। ये बताया जाता है, राम जी की बात बताई जाती है कि दशरथ राजा बड़े परेशान थे कि इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, तीन इतनी सुंदर रानी है, इतनी गुणवान है, तीनों रानी है, लेकिन फिर भी संतान नहीं। तब जाके तो उन्होंने करवाया पुत्र कामेष्टि याग, और तब जाके फिर उसमें से उन्हें खीर दी गई कि ये खीर तीनों को आप पिलाइए, और तीनों रानियों ने ग्रहण किया। उसमें से राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये चार पैदा हुए। इसी तरह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की भी बात बताई जाती है कि कैसे वो राक्षस भी बने और कैसे उनके परिवार में प्रहलाद जैसे सत्वगुणी बालक का जन्म भी हुआ। इसी प्रकार से महावीर स्वामी को लेकर भी बताया जाता है कि जब वो अपनी माता के, त्रिशला माता के गर्भ में थे तो उन्हें 14 स्वप्न आए थे। ये 14 स्वप्न मतलब उसमें हाथी भी आ रहा है, उसमें मछली भी आ रही है, उसमें शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद कलश भी है, शायद रथ भी है। तो ये जो 14 स्वप्न हैं वो पूरे के पूरे 14 स्वप्न बताते हैं कि आपके आने वाली संतान का जीवन किन किन दौर से गुजरेगा। तो ये सपना माँ को आया या ये माँ को मतलब जब बच्चा गर्भ में है उस समय माँ को आया। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसे खूब उदाहरण मिल जाते हैं। और उदाहरण क्या, आप लोगों को हम अपने आसपास समाज में देखकर बात करें तो वो भी पता चलेगा। जैसे हमारी ही बात है कि हमने जिस प्रकार की संतान की कामना की थी, हमें अपने बेटे में वो गुण देखने को मिलते हैं। तो आप वो कामना करो। गर्भ संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब आपको पता चल जाए कि नहीं अब गर्भ रहा है, तो दिन में कम से कम 5-10 मिनट निकाल के पति पत्नी दोनों को पत्नी के पेट के ऊपर हाथ रख के बात करनी चाहिए अंदर जो बच्चा है उसके साथ। ठीक है, वो बच्चा को जवाब नहीं देता तो क्या हुआ, आप प्रार्थना करते हो, भगवान जवाब देते हैं, आप फिर भी करते हो ना। आप तो उसी तरह से आप इस बालक को भी बाल देवो भव मान के, उसको ईश्वर रूप मान के उसके साथ बात कीजिए, उसको कहिए कि उसके स्वागत के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, उसके साथ आपका जीवन कैसा होगा, आप उसमें किन किन गुणों को चाहते हैं और उन गुणों से उसके आसपास के वातावरण का क्या होगा, उसके साथ बात करिए। तो ये सारी चीजें होंगी। और दूसरा कि उसमें बहुत आपका सारी जीवन चीजें उपयोगी हैं होना ना चाहिए। जो मतलब हम ये बात तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं कि जब चौथा, पांचवा, छठा महीना होता है उस समय पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बच्चे की स्किल भी डेवलप होती है। उनकी जो लाइकिंग है, उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, किस तरह का संगीत हम सुन रहे हैं, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। आजकल ना मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस समय पर हम क्या देख रहे हैं उससे भी बच्चों में बहुत बड़ा असर होता है। तो ऐसा अगर माना जाए कि हम अगर बर्थ से लेकर मतलब 0 से लेकर हम 5 साल तक बच्चे के को क्या दिखा रहे हैं, क्या उनके सामने रख रहे हैं, उस तरह का उनका पूरा नेचर बनता है। उनके जो संस्कार है ना, वो सबसे पहला जो 5 साल का बच्चा जब तक होता है तब तक वो ध्यान रखने वाली बातें होती है, जिसमें उनके संगीत के भी एक तरीके बनते हैं कि उनको क्या क्या सुनाना है। तो वही ध्यान गर्भावस्था में भी रखना है कि जो पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें मुख्य रूप से शरीर का विकास होता है, साथ में अंदर के जो अंग है, फेफड़ा है, आपका स्टमक है, आपकी हथेलियाँ है, लिवर है, ये सब धीरे 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 आकार लेना सब शुरू होता है। पहले बाहर के अंग बनते हैं, अंदर के बनते हैं, आपकी हड्डियाँ बनती है, षड्रस बनते हैं। तो ये सब जब होता है तो कहा जाता है कि चौथा, पांचवा, छठा महीना है, उस समय पे तो आपको खास करके माता को ऐसे कामों में प्रवृत्त होना चाहिए और स्फूर्ति भी रहती है उस समय पर। कुछ या तो चित्र के ऊपर कुछ काम करे या कुछ संगीत सुने, लेकिन संगीत भी कैसा सुनना,
और संगीत सुनने से ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि वो संगीत बजाना उससे सीखे। जुड़े राग भी हैं रागों कि कौन हर कौन महीने का से एक-एक राग हाँ, भी है। हर एक महीने का एक एक राग है। उस समय पर ये राग वाला ट्यून सुनना है, ऐसे म्यूजिक सुनना है। और नेचुरली किसी भी लेडी अगर वो फॉलो कर रही है ना, तो उसको नेचुरली उस समय पर वही राग वाले गाने पसंद आएंगे। वैसा दूसरा होता उस है। समय ये भी होता है कि आपको दिन का कुछ समय तो भगवत गीता इत्यादि के पठन में भी देना चाहिए। तो आप कुछ ग्रंथों को पढ़े, आप धर्म को समझने का प्रयास करें, ये भी आपको प्रयास करना चाहिए। आपको अपने मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए। कुछ पूरे परिवार की तर्क जिम्मेदारी वाले है। जो गेम्स होती है पजल्स वगैरह से puzzles वगैरह मतलब वो ये सब कहा जाता है कि वो उससे करना चाहिए। उससे बच्चे की वो तार्किक वृत्ति है जो वो वो बढ़ेगी। बढ़ती है। तो ये पहले महीने से ही चालू कर देना ये चौथे, पांचवें, छठे महीने पहले महीने से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले शुरुआत के समय में तो माता वो समझ रही होती है। कभी कभी उसमें ये भी होता है कि शुरू के समय में सीवियर बैक पेन होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन तो सबको होता है। तो उसमें जैसे हमने ये किया था कि अनार के दाने को लोहे के तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया, वो थोड़ा सा जब काला हो जाए तो उसको थोड़ा ये उसको खा लिया जाता है। या तो फिर इलायची को उस तरह से गर्म कर लिया, इलायची जब काली पड़ जाती है तो उसको थोड़े से गुड़ के साथ या शहद के साथ मिला के चाट लेने से, तो ये सब करने से वो बहुत सेंसेशन आपके धीरे धीरे कम जैसे होते हैं। ये चावल का पानी चावल उसका जो उपयोगी है, रहता है। चावल का पानी ऊपर जब चावल हम पका रहे हैं तो ऊपर का जो पानी होता है उसमें हल्का सा जीरा डाल के वो पानी पीने से भी वो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। वो सब आपको करना होता है। भारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठानी है, घूमते रहना है, बेड रेस्ट तो कतई नहीं करना है। डॉक्टर्स जो आजकल तो डॉक्टर बताते सबसे हैं, पहले बोलते और हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अपना शरीर इतना बिगाड़ रखा है और आपने फिर आईवीएफ से मुश्किल से बच्चा आपके पेट में आया है और आपकी आदत भी नहीं है कुछ व्यायाम करने की, आप अचानक से करने जाओगे तो नहीं होगा। तो यही बात है ना कि पहले शरीर को तैयार करने का है। इसका अर्थ ये है कि पहले से आपको व्यायाम करते रहना है, हो सके तो सूर्य नमस्कार करना है पहले, गर्भाधान से पहले से आपके शरीर को पूरी तरह से फिजिकल और ये ब्रीदिंग रिलेटेड सारी की सारी जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़े। प्राणायाम करना है, सूर्य दर्शन करना है, सुबह सुबह धूप में रहना है। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग और जॉगिंग तो करना है। साइकिलिंग वगैरह ना करें थोड़ा इस समय में, क्योंकि उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट तक चलते हो तो सुबह पहले और शाम। ये सब का यदि अभ्यास हो तो फिर गर्भावस्था के बाद भी सुबह धूप में चलना तो कम से कम किया ही करें। कुछ कुछ आसन है जिन आसनों को किया जा सकता है, लेकिन वो उसको लेकर के तो अभी बात करना थोड़ा कठिन है। क्योंकि वो भी पेट क्या के है ऊपर कि बहुत जोर सारे ना आए guidance ऐसे कई सारे आसन हैं। हाँ, तो जो आसन अनुलोम करने से- विलोम है जो जब लेबर पेन हो रहा है उस समय पर अनुलोम विलोम अगर हमने पहले से ही प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो जो लेबर पेन है ना वो बहुत ही अच्छे से आप ले सकते हो। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रैक्टिस है, लेकिन वो किस तरह से करना है वो किसी मतलब जानकार के साथ सीख के उसके बाद भी करना और चाहिए। दूसरा कि डिलीवरी के समय जो सबसे ज़्यादा जोर होता है, वो सबसे ज़्यादा कष्ट यदि होता है स्त्री को तो वो पेट के और साथ साथ में पीठ के और कमर के स्नायुओं के ऊपर बहुत होता है। तो उनको पहले से मजबूत बनाना जरूरी है और उसके लिए आपको कई सारे व्यायाम करना जरूरी है। केवल चलना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको उसको लेकर के कई सारे एक्सरसाइजेस पहले से करने फिर आयरन पड़ेंगे। डेफिशिएंसी है तो तभी या जाके ये होगा। हीमोग्लोबिन है उसको कैसे डील किया जाए, तो उसमें भी बहुत सारे खाने के ऐसे तरीके हैं, फूड में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ना एक अगर खाने का उनको देखना कि कौन सा खाना खाना है या कौन सा नहीं खाना है, तो वो ये जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, एक तो सीधी सादी सी बात है कि आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई मैदे का कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात ये हो गई कि आपको अपने रसोई घर में से कुछ चीज़ों को साफ रखना पड़ेगा। आपको आयोडाइज सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना है, आपको सफ़ेद चीनी का प्रयोग नहीं करना है, आपको इसके साथ साथ में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना है, आपको डेयरी के दूध घी का प्रयोग नहीं करना है। दूध की देसी गाय के ही हो, घर पे बने हो, मतलब दूध घर पे आया उसमें से सारी प्रक्रिया घर पे हुई हो, उसी तरह की दूध घी का प्रयोग करना है। आपको गर्म तासीर वाली कोई चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा तीखी, ज़्यादा मसालेदार। या ऐसी शक्कर चीज़ों को में नहीं भी खाना बहुत है। सारी चीजें। देखिए, गर्भ शक्कर- को स्थिर करने के लिए स्थिरता का गुण जो है ना वो कफ का गुण है। मतलब कफ प्रधान लोग हमेशा आलसी होते हैं। आलसी होते तो कफ का गुण स्थिरता का होता है। तो यदि आपको गर्भ को स्थिर करना है तो आपको बाकी जो दो वृत्तियां हैं उसके आहार को कम करना पड़ेगा। वात को कम करना पड़ेगा। पित्त से क्या होता है, आपके पेट में जलन होती है, तो जहाँ पर जलन होगी वहाँ पर तो बच्चा नहीं आएगा। और वात का गुण क्या होता है कि उससे आपके पेट में गैस होती है, तो फूलता है। तो पेट यदि फूलेगा तो गर्भ जो है
वो तो उसका संकोचन होगा गर्भाशय का, तो भी उसको परेशानी होगी। तो ये 2 से बचना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कफ प्रधान चीज़ों को ज़्यादा खा के आपको सर्दी जुकाम में होना है। आपको सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस इतना तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपकी वृत्ति जो है शरीर की थोड़ी सी कफ की दिशा में हो, ये आवश्यक है। लेकिन उसका मतलब बाहर की तो मिठाई कुछ भी नहीं खानी, जो भी खाना है घर पे बना हुआ खाना है, और हो सके तो सूर्यास्त से पहले पहले खा लेना है, और सुबह सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास करना है, सुबह व्यायाम करना है। ये सब चीज़ों के करने से फिर आपके शरीर के भीतर का वातावरण घर के लिए अनुकूल होने लगता है। और ये भी कहा जाता है ना कि आपको डिलीवरी बहुत पेनफुल होती है। हम एक वैद्य से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि आप पूरे के पूरे 9 महीने मेरे कहे अनुसार जियोगे, तो जितनी सरलता से एक आम व्यक्ति शौच के लिए जाता है और मल जितनी सरलता से निकल जाता है, उतनी ही सरलता से बच्चा भी पैदा हो सकता है, यदि आप 9 महीने मेरे कहे अनुसार करें तो। उनका कहना होता है कि जब पेड़ पे आम पक जाता है तो आम को तोड़ना पड़ता है, पक जाता है तो गिर जाता है अपने आप। तो जिस तरह से वो गिर जाता है, उसी तरह से बच्चा भी गिर सकता है, तो पैदा ऐसे हो सकता है। वो इतनी सरल क्रिया हो सकती है। अभी भी इतनी सरल प्रक्रिया के लिए हमारे ही देश में, भारत में ही ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। साउथ में कुछ लोग हैं जो नेचुरल बर्थिंग सेंटर बना रहे हैं। मतलब नेचुरल बर्थिंग, वो उसके लिए एक माहौल भी उस तरह से क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल का माहौल, उसमें अलग माहौल जिसमें जो भी लेडी है वो सुकून की परिस्थिति में हो, और सुकून की परिस्थिति में वो बर्थिंग करे। वाटर बर्थिंग जिसको बोलते हैं, वाटर में बर्थिंग करवाना। तो वो वैसे वैसे अलग अलग तरीके हैं जो नैसर्गिक तरीके को बोला जा सकता है। क्योंकि ये मुद्दा निकला है, तो जो अस्पतालों में डिलीवरी कराई जाती है लेटे लेटे, ये तो बहुत मतलब साइंस की बात हो रही है ना आजकल। तो एक तो हद से ज़्यादा अनसाइंटिफिक चीज़ है कि स्त्री लेटी हुई है और उसकी डिलीवरी हो रही है। ये तो मतलब इससे ज़्यादा गलत पोजीशन हो नहीं सकती बर्थ की। तो अब पुराने गुफा चित्र भी देखो तो उसमें भी दिखता है कई जगह पे कि बच्चे को जन्म देने की सबसे स्क्वाटिंग पोजीशन जो है, जो इंडियन टॉयलेट पोजीशन है, वही सबसे आसान है बच्चे को पैदा करने के लिए। अब मतलब साइंस की लोग बात करते हैं ना, तो थोड़ी हम भी बात कर लें साइंस की। तो न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा है कि कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, तो नीचे गिरना उसकी प्रकृति होती है। तो जब माँ लेटी है तो बच्चा तो ऐसे खिसक रहा है, क्या वो उसकी प्रवृत्ति है? नहीं, उसकी सहज प्रवृत्ति को आपने रोक लिया, फिर आप खींच रहे हो, बोल रहे हो कि पैदा नहीं होगा। तो पहले तो ये बात है कि उसको बैठना पड़ेगा। जब वो बैठेगी तो बच्चा नीचे की तरफ मतलब कुछ तो प्रयास बच्चे का होगा, तो वो थोड़ा सा होगा। दूसरी बात कि यदि उसको पैदा करना है तो आपको धक्का भी तो थोड़ा देना पड़ेगा। जब वो लेटी है आराम से, तो बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, बच्चे को पता ही नहीं कि उसको पैदा होना है, और आप बोल रहे हो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको पैदा होना है? जब उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तब ना। तो स्क्वाटिंग पोजीशन में जब वो बैठती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जिस समय बच्चा प्रयास करता है बाहर निकलने का, बच्चा प्रयास कर रहा है बाहर निकलने का, लेकिन हम उसको क्या हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आप किस तरह से बिहेव करते हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सब ने अपने घरों में जब से वेस्टर्न टॉयलेट लगा लिए हैं, अब स्क्वाटिंग पोजीशन में आम महिलाएं नहीं बैठ पाती, तो जिसका प्रसव होने वाला है वो क्या बैठेगी? तो पहले जैसे हमने कहा कि तैयारी क्या करनी, तो घर में से वेस्टर्न टॉयलेट को हटाइए, घर में से सोफा वोफा जितना हो सके उतना कम करिए। दिन भर नीचे बैठने की उठने की आदत यदि रहती है। गांव में हम देखते हैं कि महिलाएं जब खेतों में या सड़क के किनारे घास काटने के लिए जाती है, तो घास काटने के लिए आधा आधा घंटा, एक एक घंटा उस तरह से बैठे रहती है, और वही बैठे बैठे आगे भी खिसकती है और काटते जाती है और रखते जाती है। 1 घंटा बैठती है, उसके पैरों को कुछ नहीं होता। आप 10 मिनट बैठ के देखिए, आपके पैर जवाब दे जाएंगे, वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ। दूसरा ये भी है पॉइंट के बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं ना कि जब प्रेगनेंसी आती है तो बहुत वजन बढ़ रहा है, तो ओबेसिटी का इशू भी होता है। तो हमने जब बात की थी, ऐसे बहुत सारे वैद्य जी हैं जिनके साथ ये सब हम लोग बातें करते थे, और उससे समझ में आता था कि आपका वजन कितना बढ़ता है। जैसे मान लो कि आपका वजन है 50, 52 या 55, उसमें वो +10 होता है, क्योंकि बच्चा होता है कितना, वो 3 या 5 के अंदर ही होता है। 3 तक ही रहता है, 3 से अंदर ही रहता है, 3 के आसपास रहता है। अगर 3 के आसपास है तो आपका खुद का वजन कितना बढ़ता है? 6 के आसपास या 5 के आसपास। तो आपका जितना वजन है उससे +10 के अंदर, मतलब 10 के अंदर ही होता है, उससे ज्यादा बढ़ना नहीं होता। लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल बात है कि हम वजन बढ़ा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा लग रहा है ना उस मतलब समय। वजन बढ़ने से भी कोई आपत्ति नहीं है,
यदि आप अच्छे से चल फिर रही है, सब हाँ। कुछ काम करिए, मतलब वजन को इतना भी ज्यादा वो जोर देने वाली हाँ, ये importance वेट नहीं कॉन्शियसनेस देना। बड़ी गड़बड़ चीज है कि मेरा वजन कितना बढ़ गया, वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सारे काम ठीक से होने चाहिए, आपके शरीर में आलस नहीं होनी चाहिए। आप मतलब मैं अभी श्लोक बोल रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को लेकर के बताया गया है, तो उसमें यही है कि उसके श्वासोच्छ्वास में उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और मल मूत्र के विसर्जन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और बाकी सारे काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। तो ज़्यादा कॉन्शियस ना होकर के आपको बस ये देखना है कि 9 महीने आप पूरा का पूरा काम कर सको, और बैठने उठने की कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है। अब जैसे चूँकि हम उस तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, तो जैसे ये पपीते को लेकर देश भर में कहा जाता है कि पपीता नहीं खाना चाहिए गर्भावस्था में ना। क्यों? क्योंकि पपीता बहुत गर्म होता है, तो गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये भी कहा जाता है कि उसका यदि थोड़ा ज़्यादा सेवन हो गया तो उससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। तो पपीता तो एक उदाहरण मैंने ले लिया, ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि ये नहीं लेनी चाहिए। मैं भोजन की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र के अनुसार अपना अपना अलग होता है, लेकिन कुछ जो औषधि की बात होती है, तो हरितकी चूर्ण का भी मना करता है। जो रेचक होता है, रेचक चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रेचक चीज़ें ज़्यादा लेने से यदि दस्त हो जाए, दस्त और कब्ज, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए गर्भावस्था में बिल्कुल। तो रेचक चीज़ें नहीं ली जाती है, बहुत गर्म चीज़ें नहीं ली जाती हैं। वाइट आपको डिस्चार्ज नहीं वो होना चाहिए। नहीं लेना है, और फिर भी अपने आप को ठीक रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आहार के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रहे। तो ये जो सब चीज़ें ना लेने की बात कही जाती है, तो वो नियम लागू होते हैं आपके 8.5 पौने 9 महीने तक। अच्छा, एक और बात कि जब धीरे धीरे वजन बढ़ता है, तो फिर महिला को ये समझ में आता है कि वजन अब धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कि बच्चा जैसे जैसे बनता है, तो 7वें 8वें महीने के बाद में वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। सिर हमेशा नीचे की तरफ होता है, अपवाद के रूप में कभी पैर होते हैं, बाकी सिर ही नीचे की तरफ होता है। तो कभी कभी डिलीवरी होती है 7वें महीने में, कभी कभी होती है 9वें महीने में, 8वें महीने में कभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो वो महिला को खुद को समझ में आता है कि मुझे अपने बच्चे को अंदर रोक के रखने के लिए क्या करना है, और निकालने के लिए क्या करना है। तो ये पूरा का पूरा प्रयास रहे कि बच्चे की डिलीवरी 9वें महीने में ही हो, 7वें में ना हो, 8वें में तो कतई ना हो। ये कहा जाता है कि 8वें महीने में जन्म लेने वाले बच्चे ठीक ठाक जिए, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। 7वें में भी जिनका जन्म होता है, वे सब जीवन भर बहुत सारी बीमारियों से जूझते रहते हैं, उनकी क्योंकि उनकी immunity बहुत कम बेसिक होती है। इम्यूनिटी है ना। हम 9 महीने के बाद वो पूरा परिपक्व है, उस समय पर अगर डिलीवरी होती है, तो वो बच्चे के लिए सबसे जो अंदरूनी इम्यूनिटी है ना, वो तब भी होती है। तो पूरे 9 महीने और 7 दिन जो बोला जा सकता है, वो उसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसी समय पर बच्चे का जन्म हो। और उसमें ये भी रहता है कि जिन जिन चीज़ों का निषेध किया गया है, वो सब आपको पौने 9 महीने के बाद में करनी होती है। इसका अर्थ है कि जब पौने 9 महीने के बाद में धीरे धीरे वो सब शुरू करना है आपको। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, अब तो प्रसव का समय हो गया, फिर भी अस्पतालों में अक्सर कौन सी बातें बताई जाती है, मतलब सिजेरियन डिलीवरी के 3-4 कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि वो माता अपने शारीरिक स्वास्थ्य में ही नहीं है कि वो कर पाए, है ना। वो दर्द झेलने की ना तो उसमें क्षमता है, ना तो उसके बच्चे में नॉर्मली बाहर निकलने की क्षमता है। ये एक कारण होता है जो जेन्युइन कारण है। लेकिन उसका दोष भी तो उसी के ऊपर जाएगा कि आपने 9 महीने ठीक से ध्यान नहीं रखा अपना और बच्चे का। दूसरी बात ये आती है, जो अक्सर बताया जाता है कि सर्विक्स खुल रहा है। सर्विक्स मतलब गर्भाशय का मुख नहीं खुल रहा है, इस कारण से सिजेरियन करना पड़ेगा। मुख ना खुलने का क्या कारण होता है? तो मुख ना खुलने का कारण होता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट करने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन रहती है, बच्चा नीचे की तरफ जाता ही नहीं, तो आपको काम करते रहना है। हाँ, You need to कुछ keep प्रकार moving. की एक्सरसाइजेस भी है, और- ऐसा नहीं कि ओवर एक्सरसाइज। कई लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। बहुत सारे आजकल वीडियोस भी चल रहे हैं कि आप इतना काम कर लो। जैसे नेहा धूपिया ने शायद वैसा कोई वीडियो बनाया था, तो जिसमें वो बहुत एक्सरसाइज करी, ओवर एक्सरसाइज दिखा रहे हैं उस समय पर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब जिम से तो बचना ही हाँ। चाहिए। जिम से तो हर व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि आप कसरत करके अपने शरीर को गर्म कर रहे हो और बाहर से एसी ठंडी हवा फेंक रहा है। और जिम में जाओगे तो आपको प्रोटीन पाउडर जैसे कचरों की भी आदत डाल दी जाएगी। तो जिम विम से तो बिल्कुल बचे। कसरत करनी है खुली हवा में, सूर्य नारायण की उपस्थिति में कसरत करिए, है ना। और वेट लिफ्टिंग डोले शोले बनाने वाली चीज़ नहीं होती है। आपको करना ये है कि आपका शरीर मजबूत दृढ़ है। तो कसरत तो आपको करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है। मतलब ये आपकी सांस फूल जाए, मतलब एक गर्भवती महिला को उसकी सांस फूल जाए, वहाँ तक कसरत नहीं करनी है। उसको वहाँ तक करनी है कि वो
कम से कम उसका पसीना बहे, उसको थोड़ी सी थकान लगे, फिर वो आराम करे, फिर थोड़ी देर आराम करके वापस से करे। लेकिन जहाँ तक स्पेशली बात आती है प्रसव की, तो 8.5 पौने 9 महीने के बाद में जब आपको शरीर को प्रसव के लिए तैयार करना होता है, तो मेरी एक चाचा की लड़की है, तो उसको उस समय चाची ने ये कहा था कि अब तू घर में नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाएगी, जब 9 महीने पूरे होने वाले थे उस समय। और नीचे बैठ के, आज की तरह वो मॉप से जो खड़े खड़े करते हैं वैसा नहीं है ना, तो नीचे बैठ के पूरे घर में झाड़ू भी लगाना है। थक के कोई बात नहीं, बैठो बीच में आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नीचे ही बैठ के आपको पोछा भी लगाना है। तो जब उस सिचुएशन में आप लंबे समय के लिए बैठते हो, तो धीरे 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 वो बच्चे को सिग्नल मिलता है कि बाहर जाना पड़ेगा। तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब ये होता है, तो धीरे धीरे बच्चा नीचे आने लगता है। एक तो कारण दिया जाता है जो अभी हमने बात की कि सीजर डिलीवरी के, तो उसमें एक जो हमने बात की सर्विक्स का मुख नहीं खुलना। तो मुख खुलने के लिए ज़रूरी है कि आप नीचे बैठकर स्क्वाट पोजीशन में उसमें काम करें। आखिरी के दिन, शुरू की बात नहीं कर रहा हूँ, 8वें महीने में तो कतई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। 9.5 8.5 महीने होने तक भी ना करें। 8.5 के बाद में 8:45 के आसपास में ये सब कुछ शुरू किया जा सकता है। फिर उसमें ये होता है कि उससे हो जाता है तो बहुत अच्छा है, उससे नहीं होता तो उसको उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि उस समय आपको थोड़ा सा एरंडी के तेल का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तेलों में माना जाता है कि एरंडी का जो तेल है, कैस्टर ऑयल है, वो सबसे ज़्यादा चिकना है। तो वो क्या होता है कि वो भी बच्चे को नीचे की तरफ ढकेलता है, मतलब वो रेचक माना जाता है। तो हल्दी का वो पिछुआ जैसे, लास्ट वैसे ये भी ज़्यादातर रेचक कई माना लोग जाता क्या है। करते हैं कि जब लास्ट दिन होता है, आखिरी दिन, जब उनको लगता है कि नहीं आज तो लेबर पेन होगा ही, आज हॉस्पिटल जाना ही होगा, उस समय उस समय पर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको पहले, लेकिन 5-6 उसको दिन पता पहले है नहीं, कि ये सिर्फ ये ये 1-2 लास्ट दिन में दिन प्रयाण दे करने देता वाली है, बात। एक या ये- मैक्सिमम 2 हाँ। दिन में। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये एरंडी का तेल है, उस समय पपीता पर है, पपीता है, वो सौंठ का किसी भी तरह से प्रयोग आपको करना है। तो ये सब कुछ तो चीज़ें आखिरी में करनी कुछ चाहिए। चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल लास्ट दिन में करनी है या लास्ट वीक में करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 5 7 8 महीने नहीं खानी है या नहीं करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जिसका प्रयोग करने से आपको लेबर में भी अच्छा रहता है। वो इसमें ये भी helpful बताया है। जाता है कि एक विशेष विधि से गाय के गोबर से एक रस निकाला जाता है, उसके सेवन से भी प्रसव तुरंत हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आखिरी के 1-2 दिनों में करनी है। स्पॉट पोजीशन वाला काम तो 6-7 दिन तक करना है, फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ों का सेवन करना है। और दूसरा और इसमें बहुत दूसरा- महत्वपूर्ण ये है कि सिजेरियन का एक और कारण ये सब के अलावा वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि सब कुछ हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, सर्विक्स भी खुल गया है ना, क्राउनिंग भी हो रही, मतलब आपको दिख रहा है कि बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वजाइनल कैविटी है वो ओपन नहीं हो पा रही, वहाँ के मसल्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि जिस कारण जिससे पूरा बच्चा वहाँ से निकल सके। तो ये भी समस्या होती है। अब उसमें भी एक आजकल तो ये होता है कि वो थोड़ा पेरिनियम में कट लगा देते हैं। पेरिनियम मतलब वजाइना और एनस के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे कट लगाते हैं ताकि वो ओपनिंग आर्टिफिशियली उसको बढ़ाया जा सके। तो वो भी किया जाता है। कभी कभी मान लो उसको करने के बाद में भी नहीं रहता है, तो फिर सिजेरियन को छोड़ के कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जाते हैं। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए जाते हैं कि रुई, थोड़ी सी कॉटन, रुई को एरंडी के तेल में डिप किया जाता है, उसके साथ में एक कॉटन का धागा बनाया जाता है, 1 आध फुट लंबा धागा बनाया जाता है, और ये आखिरी कम से कम 10-15 दिनों में स्त्री को ये करना होता है कि ये जो एरंडी के तेल में डुबोई रुई है वो उसको अपनी योनि के भीतर रखनी है। जिससे ये होता है कि एरंडी के तेल के लगातार संपर्क में रहने के कारण वो मसल्स जो है वो मसल्स थोड़े थोड़े फ्लेक्सिबल बनने लगते हैं। लगातार उसका एक्सपोजर है, कम से कम दिन में 4-6 घंटे तो रह ही रहे, रात को सोते समय यदि कर लें, है ना। और धागा इसलिए बांधना है कि गलती से भी वो रुई इधर उधर ना जाए, फिर धागा खींच के आपको निकाल लेना है। तो इससे ये होता है कि वो मसल्स धीरे धीरे आपके फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, और साथ में आप जब बैठते हो तो ऑलरेडी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और ये प्रकृति प्रदत्त है कि उस समय मसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, बाकी समय में नहीं होते लेकिन उस समय हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी जो प्रसव की क्रिया है, जैसे हमने कहा कि बैठे बैठे करना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अस्पतालों में तो कोई ये करने देगा नहीं, है ना। जो या तो घर पे दाई माँ कराती हो वो वैसे करा लेगी, या तो कोई आप आर्टिफिशियल मॉडर्न नेचुरल बर्थिंग सेंटर्स में जा रहे हो, वाटर बर्थ कराया जाता है, ये अगर किसी ने सुना होगा तो बड़े से टब में पानी भरा जाता है और उसके भीतर क्यों वाटर बर्थ कराना है, हम तो मछली नहीं है, वाटर बर्थ क्यों कराना है।
तो उसके पीछे भी एक कारण ये है कि जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भ के तो वो भीतर एक पानी, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, तो उसके भीतर बच्चा तैरता रहता है, क्योंकि तो उसके लिए पानी में रहना सहज क्योंकि है। हमारे यहाँ आप पर बाहर जैसे निकालेंगे हॉस्पिटल्स तो, में अभी लेकिन क्या फिर है, अभी सबसे ज़्यादा कि आप हॉस्पिटल में देखें तो बहुत लाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है। तो जब बच्चा जैसे ही वो उसका बर्थ होता है ना, तो वो बहुत बड़े शॉक में आ जाता है। तो उसको लगता है कि एकदम अचानक से बहुत सारी लाइट उसके ऊपर आ गई, तो तब से और वो रोना उसको बहुत सहज प्रक्रिया है वैसे तो रोना, लेकिन वो सहज प्रक्रिया अब नहीं होती, उसको मारा जाता है या तो वो भी एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा मतलब शॉक होता है। माँ के पेट में एलईडी तो नहीं लगी होती है ना, नहीं होती है, पूर्ण संपूर्ण अंधकार, तो टोटल अभी- डार्कनेस जिसे कहा जाए, हाँ। बच्चा 9 महीने उसमें पलता है और अचानक से हॉस्पिटल की ये बड़ी सी लाइट लाइट में हाँ उसकी आंखों में उनका पड़ती है। बर्थ हो रहा है। ये तो अभी जो बर्थिंग सेंटर कुछ है जो वो लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ये उसका माहौल कैसा होना चाहिए, वो जिसको हम पहले की भाषा में प्रसूति गृह बोलते थे। हमारे यहाँ हर एक बंद घर कमरे में में होती थी ना, बिना पहले लाइट के होती पहले थी। क्या होता था कि हमारे यहाँ पर अगर किसी का भी घर बन रहा है तो उसका सबसे पहली जो सोच है ना, वो प्रसूति गृह की होती थी कि प्रसूति गृह कहाँ होगा, फिर बच्चा अगर बड़ा होगा तो वो कैसे कैसे खेलेगा, उसकी जो पूरी वहाँ से दिनचर्या पूरे है घर वो का डिजाइन कैसे, होता है। वैसे दिन की पूरे उसका बच्चे के बारे में सोच के ही घर की पूरी डिजाइन, जिसको हम वास्तु बोलते हैं, वो डिजाइन वैसे ही होती थी। एक और बात इसमें ये आती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी से जिस बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लेटी क्यों ना हो या स्क्वाटिंग पोजीशन में क्यों ना हो, तो उस तरह से जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग ज़्यादा रहती है बनिस्बत की सिजेरियन से जन्मे हुए बच्चे की। क्यों? तो उसमें भी ये बताया जाता है कि डिलीवरी के समय फेलोपियन ट्यूब में से बाहर आते समय वहाँ पे वजाइनल मसल्स जो है उसके आसपास का जो लिक्विड है जो सिक्रीट वहाँ से हो रहा है, वो इतना गजब का होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा जब उससे लदा हुआ बाहर आता है तो उसमें से बच्चा बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके लिए जीवन भर की इम्यूनिटी का काम करती है। तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट, ये कहीं पढ़ा था हमने कि यूएस में ये काम हो रहा है कि बाय चांस किसी बच्चे का सिजेरियन सेक्शन करना भी पड़ा तो भी वो सिजेरियन से बाहर निकले बच्चे के ऊपर भी वो लोग आर्टिफिशियली ये लिक्विड लगाते हैं, तो उससे गुजरना जरूरी है। दूसरा इसको ये प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा तो गर्भाशय के अंदर रहता है, प्लेसेंटा की भी बात करेंगे विस्तार से। हालांकि इस विषय के ऊपर थोड़ी सी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन इस विषय के ऊपर भी एक बहुत बड़े जानकार हैं वैद्य राजेश कपूर। तो राजेश कपूर जी की बातों को इस विषय के ऊपर सुनना चाहिए, तो आप गूगल करें उनके विषय में, हमने उनकी बातों मिले नहीं लेकिन उनकी बातें सुनी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी। तो जो गर्भधारण के बाद का जो है वो हम अगले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस हाँ, करेंगे। बिल्कुल। और वो इस बहुत पॉडकास्ट डिटेल में एक में लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब एक कपल ने ये मन बना लिया कि अब से हमको इस टाइम के बाद अपना गर्भधारण करना है, तो क्या उस पीरियड के अंदर उनको संभोग या सेक्स करना चाहिए या फिर जिस दिन का सोचा है डायरेक्ट उसी दिन करना चाहिए, और एक बार कंसीव हो गया उसके बाद उनको सेक्स करना चाहिए नहीं करना हो सके तो ना करें, जितना संयम संभव हो उस तरह से। संभोग का उद्देश्य हमारे यहाँ संतति जनन का है, और एलोपैथी के अनुसार तो आप 9th मंथ तक कर सकते हो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बस ये है कि उसमें माँ के पेट के ऊपर जोर ना आए, तो उनका कहना होता है कि फिर उसमें आपको पोजीशन बदलनी पड़ेगी, दोनों साइड बाय साइड हो वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक बार जब ये पता चलता है कि अब गर्भ रहा है, तब से पति पत्नी दोनों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना करना है, लेकिन उसके बाद में किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, और उससे फ़ायदा तो कोई कुछ भी होने वाला नहीं, नुकसान की संभावनाएं रहती है। नुकसान फिजियोलॉजिकल नहीं होगा लेकिन नुकसान साइकोलॉजिकल हो सकता है ना, क्योंकि माँ की वो अवस्था नहीं है, वो माँ है, वो पत्नी नहीं है। जब वो माँ की अवस्था में है तो ये एक्ट उसके लिए नेचुरल नहीं है, उसके लिए नेचुरल माँ की अवस्था है। कुछ समय पहले पत्नी की अवस्था थी, बच्चे का जन्म होगा उसके 40-50 दिन बाद वापस से वो पत्नी की अवस्था में आ सकती है, लेकिन तब तक तो उसके लिए माँ बनना ही सबसे बड़ा प्राधान्य है। तो तब उसके साथ पत्नी की तरह व्यवहार ना किया जाए,
तब उसके साथ माँ के जैसा ही व्यवहार किया जाए, और उससे पहले भी। तो ये बाकी भी खूब कहा जाता है आजकल कि वीर्य रक्षा संभव नहीं है, कुछ दिनों में तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, नाइट फॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसी भी बातें नहीं होती है। ये भी संभव है, पुरुष के लिए भी संभव है, स्त्री के लिए भी संभव है, लेकिन उसके लिए संयम की आवश्यकता है। ऐसा जब भी आप होता है, दिन पर ये भी यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स में उटपटांग चीजें देखोगे तो संयम थोड़ा कठिन हो जाता है। ये भी बोला जाता है कि कंज्यूमेंट के कुछ समय पहले, मतलब 3 या 4 महीने पहले तक आपको वो संयम करना है, मतलब वो संयम से रहना है, तभी स्पर्म क्वालिटी जो है वो बेटर रहती है, और उसके बाद फिर संभोग की शुरुआत होती है। तो ये सारी बातें हैं, संयम में रहने से सारी कुछ चीज़ें हो सकती है। डिलीवरी को लेकर के और पोस्टमार्टम को लेकर के विस्तार से एक और उस पर बात करेंगे कि एक्ट ऑफ डिलीवरी कैसे होना चाहिए, और उसके बाद में माता और बच्चा दोनों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, वो भी एक विषय है। वो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन हैं, तो हम वो आपसे पूछेंगे और लाइक शॉर्ट में हमको आंसर। एक हमारे अजीज मित्र हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से मना किया है, तो उनका ये कहना है कि हमारे फैमिली वाले हमें फोर्स कर रहे हैं, वो अभी रेडी नहीं है, तो वो क्या करें? रेडी नहीं है का अर्थ क्या है, किस तरह से रेडी नहीं है? यदि आपने शादी की है तो आप रेडी हो। क्या साल हो गए उनके? लाइक 2 साल, मतलब 2 साल की शादी को 2 साल हाँ। हुए, और उनकी उम्र क्या उनकी 27 आसपास होगी, 26-27 के आसपास। ना तैयार होने के पीछे लोगों का कई बार ये कारण होता है कि अभी तक करियर इतना सेट कमा करना नहीं रहे है, हैं। या बच्चे के फ्यूचर के बारे में वो भी एक सेफ हाज हो जाए उसके बाद। तो एक सुझाव ये भी है कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि ये ठीक हो जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे, ये ठीक हो जाएगा उसके बाद, तो ये ठीक होना है ना, वो उसकी कोई परिधि नहीं है, उसका कोई ये मार्क नहीं है, तो उसकी वो ठीक हो जाएगा उसके बाद अगर करेंगे तो वो बहुत लंबा समय निकल जाता है ना। बच्चों को नहीं कह रहे कि बेटा अब ना बस 10वीं कर लो, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा अब 10वीं 12वीं कर लो, और अब तो ग्रेजुएट हो जाओ, बात खत्म। अच्छा ग्रेजुएट हो कोई बात नहीं, मास्टर्स डिग्री कर लो, फिर तो क्या करनी चाहिए? जॉब लेके देखो, जॉब पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी नया नया लगा है, प्रमोशन जरूरी है, अप्रेजल जरूरी है, इंक्रीमेंट जरूरी है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग चीजें हैं कि जिसको हम सॉल्व करते ही जाए। इसका लेकिन अगर मन बना है और उसमें भी अगर फैमिली इन्वॉल्व है, फोर्स वाली बात तो कभी नहीं होती, क्योंकि आजकल के ना फैमिली के लोग भी फोर्स ज्यादा कर नहीं सकते। तो अब तो सब अपने अपने इंडिविजुअल थॉट्स को लेकर काम करते हैं, लेकिन ये है कि अगर मन बन भी रहा है और थोड़ा भी पॉजिटिव है कि करना ही चाहिए, तो यू शुड डू इट, वो करना ही चाहिए। दूसरी एक बात ये होती है कि जब भी मतलब हमारे यहाँ संतति को जन्म देना ये कोई शारीरिक केवल क्रिया नहीं है, ये शारीरिक के साथ में मानसिक आध्यात्मिक भी है। तो जब भी किसी बालक का जन्म होता है, वो बालक अपना भाग्य साथ में लेकर आता है। हमने कई सारे ऐसे अनुभव देखे हैं कि जिसमें बालक का जन्म होने से पहले माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, काम धंधा नौकरी जो भी है वो ठीक नहीं होता है, लेकिन यदि शुद्ध भाव से बच्चे का जन्म होता है और यदि गर्भ संस्कार की जो सारी बातें हमने करी उनका यदि पालन होता है, तो फिर ये होता है कि वो बच्चे के जन्म होने के बाद में उन्हें ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती भी हैं कि जिससे ये उनकी चिंताएं दूर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुबेर बन जाएंगे, लेकिन ये होता है तो वो बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, आपको अपने कर्म का निर्वहन करना तो वो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यदि आर्थिक समस्या की ही बात हो, तो पति पत्नी में मनमुटाव हो तो बिल्कुल बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, पहले उसके ऊपर काम किया जाए। तो अभी वंदना जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि डिलीवरी के टाइम लाइक प्रेगनेंसी के टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, लेकिन जितना कम किया जाए उतना। सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, अगर बहुत दूर नहीं जाना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहिए, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे इसी को लेकर के हमारे एक मित्र हैं, एक महिला है जो डॉक्टर है, जिन्होंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम किए थे एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो उनका कहना था कि उनकी जब खुद की डिलीवरी हो रही थी उनको बहुत सारी समस्याएं हुई, जिसके कुछ कारण होंगे, जिनसे एक कारण उनका ये भी कहना था कि
ये पोस्टमार्टम जैसी चीज़ें तो गर्भावस्था में करने वाली नहीं होती, तो इसका आहार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी अनुभूति से तो लेना देना है। मृत शरीर को देख रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, तो उसी प्रकार से यात्रा का भी है कि यात्रा आरामदायक हो, पास में हो, छोटी हो, तो दूसरे ट्राइमेस्टर में 4 से 6 महीने के बीच में हो, 1 से 3 में, 7 से 9 में हो सके तो ना की जाए। गोविंद जी का क्वेश्चन है कि अगर मेरे को गोरा और बुद्धिमान बच्चा पैदा करना है तो किस टाइम से? बुद्धिमान तो ठीक है, टाइम गोरे वाली बीमारी से तो बचना पड़ेगा। मतलब गोरे वाली बीमारी क्यों चाहिए हमको? हालांकि इसका जवाब है, लेकिन वो हम नहीं देंगे। मतलब एक ही वाक्य का जवाब है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। फला चीज का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, उससे हो जाएगा, लेकिन ये गलत प्रश्न है। बुद्धिमान वाला प्रश्न आपका सही है, लेकिन ये प्रश्न गलत है। यदि बुद्धिमान बच्चे के आपको चाह है तो माता को, एक तो उसके लिए आप अधिजनन शास्त्र को पढ़ें, उसमें आपको दिन बताए हैं कि कौन से दिन का समागम होना चाहिए। दूसरा, आप इसमें ये भी ध्यान रखें कि जब माता के पेट में बच्चा है तो उसको उस प्रकार की बातें उसके पढ़ने में आए, उसके ध्यान में आए। वो इस प्रकार की हो सकता है डॉक्यूमेंट्रीज देखे, वो पजल्स वगैरह सॉल्व करना चालू करे, वो क्विजेज वगैरह खेले, वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़े, वो जो भी इस तरह के साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च के बारे में या उनकी लाइफ स्टोरी पढ़े, बायोग्राफी वगैरह पढ़े। ये सब आपको करना पड़ेगा पहले से, और बच्चे के जन्म होने के बाद में उसको इस तरह की खेल में प्रवृत्त करें। ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो गोरे के ऊपर हम जवाब बहुत सारे ना वैद्य भी है, कुछ ऐसे वैद्य हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आपको जिस तरह का बच्चा चाहिए उस वैसा कोई फोटो अगर डला के दो या ऐसा कोई स्केच बना के दो तो ऐसा बच्चा हम पैदा कर सकते हैं। वैसे भी बात मतलब है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे कमरे में इतने सारे बच्चे के फोटो है जो हम देखते रहते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक है कि आप जैसे बच्चों को देखते हो आपके बच्चे के नए नक्श थोड़े बहुत उससे मिलते जुलते आएंगे। मतलब वो संकल्प की बात है, आप कैसा संकल्प ले रहे हैं, कैसे बच्चे को आप जन्म देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। और ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष में करेंगे तो काला होगा और शुक्ला पक्ष में करेंगे तो गोरा होगा? उससे नहीं होता है उसका गोरा काला का नहीं रहता है। उसमें ये रहता है कि जैसे अष्टमी है, एकादशी है, शायद चतुर्दशी है, शायद पूर्णिमा अमावस्या है, ये कुछ तिथि है जिन तिथि को संभोग निषिद्ध है, तो उन समय में नहीं किया जा सकता। बाकी जैसे इसमें हमने कहा कि बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा महत्व इसमें ये है कि मासिक चक्र के कौन से दिन में हो रहा है, उसका महत्व सबसे अधिक है। नैना जी का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के टाइम ऑफिस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो जो आपने ऑलरेडी बताया। स्ट्रेसफुल ना हो वैसे आप कर तो सकते जा हो। सकते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में तो ऑफिस ना जाए तो अच्छा है। लास्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें थोड़ा संभल के काम करने वाला होता है, बाकी तो नॉर्मली जा सकते हैं। रेखा जी का क्वेश्चन है कि मैं अभी बच्चा चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड अभी रेडी नहीं है उसके लिए, तो उनको कैसे मनाएं? खुद की बात है। नहीं, मतलब जब तक दोनों राजी नहीं है तब तक नहीं करना। जब तक रेडी नहीं है तो नहीं। देखो, बच्चा पैदा करना और फिर उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मत करो बच्चा। देखिए, एक बार हमारे एक दोस्त का फोन आया था, उनकी पत्नी को 5वां-6वां महीना चल रहा था, और बातों बातों में थोड़ी ज़्यादा बातचीत हुई तो उसने बताया कि कभी कभी वो अचानक से गुस्सा हो जाती है और मैं बड़ा सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत कर दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलती करी कि जिससे वो गुस्सा हो गई, और पूछता हूँ तो और गुस्सा करती है। ये पहले तो नहीं होता था। तो तब शरीर में और जब बच्चे का मन बन रहा होता है तब माँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें करती है कि जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, और जो पिता है, जो उसका पति है, वो परेशान होता है कि ये कैसे, जिसको इंग्लिश में आजकल लोग मूड स्विंग्स बोलते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये होता है। तो उसमें पिता का रोल बहुत बड़ा है कि उसको सारे नखरे झेलने पड़ेंगे उस समय, क्योंकि वो नखरे जानबूझ के नहीं कर रही, वो बच्चा है इसलिए हो रहे हैं। तो यदि पति सपोर्टिव नहीं है तो वो ये सब तो कतई नहीं झेल पाएगा। वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसी प्रकार जीवन जियो वैसे पहले जिया करती थी, और इसलिए केवल पति नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो घर में उस प्रकार के वातावरण का निर्माण करे जो उस घर में रहने वाली बहू के पेट में पल रहे बच्चे के लिए अनुकूल हो। तो पूरा परिवार यदि समर्थन में नहीं है तब तक आपको बच्चे पैदा करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए, तब तक आप बातचीत से। और वो मतलब ऐसा है कि माता पिता बनने के लिए आपकी पूरी तैयारी है दोनों की, तो ही आप बच्चे के लिए कुछ सोच सकते हो, बाकी नहीं। वैसे वो तैयारी शादी के 1 आध साल में तो हो ही जाती है, लेकिन आज ना हो तो फिर आपको बातचीत करके सुलझाना पड़ेगा।
एक शीला जी का क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा है, वो अभी 2 साल का है, तो अभी वो ना प्यार से समझता है कुछ, ना डांट से समझता है तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे समझाए? कहानी सुनी थी हमने कि एक ट्रेन में 2 महिलाएं बैठी थी आमने सामने की सीट पे, और एक थी उसका बच्चा मोबाइल देख रहा था, दूसरी थी उसका बच्चा किताब पढ़ रहा था। तो मोबाइल वाले बच्चे की माँ ने किताब वाले बच्चे की माँ से पूछा कि बहन जी आपने ऐसा तो क्या किया कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा है? तो बोले कि आपने मेरे बेटे के हाथ की किताब देखी, मेरे हाथ की किताब नहीं देखी क्या? हम जो करते हैं वो बच्चा करता है। तो आप अपने हाथ का मोबाइल छोड़ दीजिए, आप किताब पकड़ लीजिए, कुछ दिनों में आपका बच्चा भी मोबाइल छोड़ के किताब पकड़ लेगा। क्योंकि जैसे हमने पहले बोला था कि आप जन्म उसका होता है उससे पहले बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे को किस तरह से ग्रो करना है, उसको कैसे बड़ा करना है, उसके बारे में सोचते हैं ना, कुछ तो सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि तो हमारा जो व्यवहार है ना बच्चों के साथ वो कैसा है, उसके ऊपर से बच्चे का स्वभाव बनता है। और ये जो 5 साल की उम्र तक का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव उसका पूरी जिंदगी उसको काम में है। तो ये 5 साल बहुत अच्छे से आपको समझना है कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, उसके साथ डील कैसे करना है। कभी कभी गुस्सा भी आ रहा है, कभी उसको भी गुस्सा आ रहा है हम पे, लेकिन वो कैसे डील करना है। तो परवरिश में हमारे यहाँ कहा गया है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्येतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बच्चे को 5 साल तक लाड प्यार कराना है। लाड प्यार का अर्थ ये नहीं है कि वो कहे कि मुझे मटके के अंदर मिट्टी डालनी है तो डाल दे, वैसी बात नहीं। लाड प्यार का मतलब ये भी नहीं कि हर वीकेंड पे उसके लिए कुछ नया टॉय लाके दो या ये है कि खिलौना आपके लाके दो। प्रेम का केंद्र स्थान आपका बच्चा ही रहे, और उसमें ये हो कि कम से कम वो अपना काम खुद से करना सीख ले, खुद का नहाना धोना, खुद का खाना पीना, खुद कपड़े पहनना निकालना, शौच उठना, वगैरह, ये उसका सब सोना कम से ठीक कम से 5 साल हो, तक सीख खाना ले, ठीक से हो, मातृभाषा ठीक से सीख ले, है ना। तो ये 5 साल तक करने की चीज़ है। उसके बाद में 10 वर्षों तक यानी 6 से लेकर के 15 तक उसको डिसिप्लिन करना है। तो उसमें आपको कठोर भी होना पड़ेगा, उसमें आपको उसको शायद कभी दंड भी उसको करना संयम पड़ेगा, भी ये सब कुछ सिखाना करना है, पड़ेगा। क्या और चीज 16 वर्ष का हो जाए फिर वो आपका क्या मित्र चीज है, नहीं। फिर आप उसको आदेश नहीं दे सकते, फिर वो आपका मित्र बन जाता है। तो 5 सालों तक तो रहता है, और उसमें यदि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है, हमारा भी बेटा 4 साल का है, हमको भी कभी कभी समस्याएं होती है, लेकिन उसमें हमारा ये रहता है कि गुस्सा हम कम से कम करें, लेकिन हम दृढ़ रहें कि ये होगा और ये नहीं होगा। और बच्चे को ये समझना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा सीखता है मुख्य रूप से माता पिता के और परिवार में बाकी लोगों के एक दूसरे के साथ हो रहे व्यवहार बिहेवियर से, कि पिता और दादा, पिता और दादी, माँ और दादाजी, माँ और दादी, और पिता माता, दादा दादी, ये सबके अंदरूनी रिश्ते कैसे, उसी से बच्चा सीखता है। तो कोशिश करे कि वो रिश्तों को ठीक करे। दूसरा, बच्चा किससे मिल रहा है उसको देखे। वैसे कंपनी में यदि जा रहा है कि जहाँ से वो गलत बातें सीख रहा है, तो उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, अपने व्यवहार को सुधारे, बच्चे का व्यवहार धीरे धीरे सुधरेगा। उसमें एक आखिरी बात ये है कि किसी भी बच्चे के भीतर के संस्कार के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है पूर्व जन्म, तो पूर्व जन्म से वो कुछ संस्कार लेकर के आता है जिनको मिटाना बहुत कठिन होता है, और आप नहीं समझ सकते कि वो क्या लेकर आए। दूसरा है माता पिता के द्वारा उसको जो संस्कार मिले हैं जेनेटिकली, वो है। और तीसरा है उसको वातावरण से जो संस्कार मिल रहे हैं, बाहर के वातावरण से। तो ये तीनों का लेखा जोखा होता है। तो उसमें पूर्व जन्म तो हम कुछ कर नहीं सकते, माता पिता के डीएनए से जो आ चुका है उसको भी कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में एक ही चीज है कि उसके वातावरण को ठीक करें, उसके आसपास वो क्या देख रहा है हम उसी को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। ओके, एक रमेश जी का क्वेश्चन है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे को हस्तमैथुन की आदत है, तो क्या ये मेरे बच्चे होने पे इफेक्ट होगा उसका? हो सकता है। आदत जितनी हो सके उतनी कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगेन एज पर एलोपैथी इसमें कुछ गलत नहीं है। वो ये बताएंगे कि एक बार का आपका जो सीमेंट डिस्चार्ज होता है वो कम से कम 1 गिलास नींबू पानी जितनी एनर्जी उसमें से जाती है, आप नहीं भी करोगे तो भी अपने आप को डिस्चार्ज होते रहेगा। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, और ये सारी बातें बताई जाती है। लेकिन आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो हमारे शरीर के भीतर के जो रस है, जो आपकी शक्ति के स्रोत है, उसमें वीर्य भी एक है। तो वीर्य संचय बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको किसी भी तरह से बहा देना अनुचित है। उसका उपयोग केवल और केवल संतति जन्म के लिए होना चाहिए। जितना हो सके उतनी अपनी आदत को कम करने का प्रयास करें। उसका कारण एक ये हो सकता है कि आप किस तरह की मीडिया से एक्सपोज हैं, तो उसको बदलने का थोड़ा सा प्रयास करें। जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, रेणुका जी का है। वो बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी 3 साल का होने वाला है,
लेकिन उसका खाने के प्रति कोई रुचि नहीं है, हम्म, और फिर भी उसमें एनर्जी रहती है, लेकिन वो कुछ खाता नहीं है, और जब तो वो ना खाना खाता है और ना उसको खाने की इच्छा होती है, फिर भी एनर्जी रहती है उसमें, तो फिर तो उसको क्या अच्छी बात है, कोई मिल जाएगा जादू है फिर तो जिसको सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। फोर्स फीडिंग बहुत बड़ी बीमारी। तो ज्यादातर क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है कि वो कई अभी क्या हो रहा है कि अभी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चे बैठ रहे हैं खाना, और कई बार ये तो बहुत ही कॉमन है कि बच्चे को खाना खिलाना मतलब वो टीवी के साथ होना चाहिए, वो टीवी के साथ या फोन के साथ, और फिर खाना खा रहा है, बच्चे अंदर क्या क्या खा रहे हैं उसको पता ही नहीं, उसको पता नहीं है कि दाल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, वो बस टीवी देख रहा है और कुछ खा रहा है। उसको दाल कौन कौन सी आती है, अलग अलग प्रकार है दाल के, वो भी नहीं समझ आता। बहुत सारे बड़े होने तक बच्चे को पता नहीं होता है कि ये उड़द की दाल है या मूंग की दाल, नहीं समझ आता है ना। तो ज्यादातर क्या है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा जितनी हो सके वो करते ही है, बहुत एनर्जेटिक होती है बच्चों की सारी एक्टिविटीज, तो आप उसको पहले करने दो, तब उसको भूख लगती है। अब भूख लग रही है फिर खाना खा रहे हैं, वो सामने से मांगते हैं बच्चे। तो एक तो ये है कि उनके पीछे पड़ नहीं जाना है कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा या इतना खाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है तब वो खाने के ऊपर ध्यान देता है। हमारे यहाँ बताया गया है कि कोई भी प्राणी ये 4 को जानता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना? मनुष्य भी जानता है, मनुष्य में चित्त है, उसके आगे कर्म स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीजें हैं। एक दिन का बच्चा भी भूख को समझता है, एक दिन का, 3 साल तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चे को भूख लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन होता क्या है कि आप बच्चे को जब भूख लगती है तो वो बिस्कुट उठा के खा लेता है, जब उसको भूख लगती है तो चॉकलेट खा लेता है, कुछ भी पड़ा है वो खा लेता है। पहले अपने घर से ये सब चीज़ों को दिखाओ, सब चीज़ों को दिखाओ। नाश्ते के डिब्बे ऐसी जगह मत रखो जो तुरंत उसके हाथ में आ जाए। ऐसी स्थिति का निर्माण करो कि उसको भूख लगे, वो आपको कहे, और जब वो कहे तो आपको आना चाहिए कि आप उसके लिए बढ़िया गर्म स्वस्थ खाना उसको बनाकर खिलाएं। तो उसमें भी यह है कि जरूरी नहीं कि बच्चे को आप घर में यदि 12 बजे खा रहे हैं तो बच्चे को भी 12 बजे भूख लगेगी, उसको 2 बजे भी लग सकती है, उसको 4 बजे भी लग सकती है। तो उसको जब भूख लगे तब बाकी सब चीज़ों को साइड में करिए, किनारे करिए, उसको गर्म ताज़ा घर का बना हुआ सात्विक भोजन खिलाइए बच्चे को, वो खाएगा। उस समय ना आपको कुछ और काम करना है ना उसको कुछ करने देना है, टीवी मोबाइल तो सब कुछ एकदम बंद, किताब अखबार सब कुछ बंद, और आप दोनों की बात सिर्फ इसी के ऊपर होनी चाहिए, भोजन के ऊपर। और जब भी उसको भूख लगे तो उसको देना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे उसका समय ठीक होने लगेगा। दूसरी इसमें बात ये ध्यान में रखने वाली है कि उसकी शारीरिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चे दौड़ने चाहिए। तो बच्चों को गार्डन पार्क में ले जाइए, उनको दौड़ाइए, उनके साथ खेलिए, आप खुद भी दौड़िए, तो ये सब कराइए। तीसरी बात है कि बच्चे का पेट साफ होना चाहिए, यदि पेट साफ नहीं आ रहा है तो भी भूख नहीं लगेगी। पेट साफ होने के लिए क्या करना है, तो ये एक अलग बात है कि जिसमें आपको रेचक चीज़ों को थोड़ा सा देना पड़ेगा, उसके सोने उठने के उसको करना पड़ेगा, तो उससे धीरे धीरे उसका पेट साफ होने लगेगा। पेट साफ होगा तो उसको भूख लगेगी। और चौथा, कृमि, बच्चों में कृमि का होना, वॉर्म्स का होना बहुत कॉमन चीज़ है। कृमि यदि है तो कभी कभी भूख ज़्यादा भी लगती है, या तो पेट का कोई दूसरा कोई रोग है तो भी उसमें भूख आगे पीछे होने की संभावना रहती है। कृमि में अक्सर मीठा खाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, और तो ये सब चीज़ों के लिए आप किसी स्थानीय वैद्य का एक बार संपर्क करिए यदि बच्चे को बीमारी है तो। यदि वो समय से उसका शौच वगैरह ठीक हो रहा है तो उसको ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। और अक्सर हमने कई सारे केसेस में देखा है कि हम कहते हैं लोगों को कि अपने बच्चे को बाहर का मत खिलाइए, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खिलाते। जब उनके घर के जाके देखते हैं तो वो ब्रिटानिया गुड्डे खा रहा होता है, उनके माँ बाप को ये तक पता नहीं चलता कि ये बाहर का माना जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपके घर में बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम कतई होना ही नहीं चाहिए। आप खुद भी मत खाइए, मेहमानों को भी मत खिलाइए ये सब चीज़ें। ये बच्चों के पेट को, और या जो रेडीमेड स्नैक्स बाहर से मिलते हैं फ्राइड पैकेट में, आपको तला हुआ खिलाना है आप खिलाइए, लेकिन घर पे बना के खिलाइए। ये जो पैकेट वाले स्नैक्स आते हैं, आप चिप्स ले आते हैं लेज़ की, इसकी उसकी, और वो खिला देते हैं, ये सब गड़बड़ चीज़ें हैं। और वो फ्लेवर्ड मिल्क आता है और ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके बच्चे का हाथ ठीक होने लगेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, 15-20 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पॉडकास्ट प्री प्रेगनेंसी का था। हाँ। इसके बाद हम ये पॉडकास्ट करेंगे जो प्रेगनेंसी का होगा, 9 मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद होगा पोस्ट प्रेगनेंसी का, कि उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद माँ को और पिता को क्या क्या करना है।
तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इनसे पूछेंगे। तब तक के लिए हरिओम।